स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू कर रहे हैं टक्कर भाग 3। रॉयल वॉल्ट की वैन गायब होने के बाद शहर में हर तरफ हलचल मची हुई थी। देखने वाले हैरान परेशान असमंजसता की स्थिति में घिरे हुए थे। वॉल्ट वैन गायब हुए मात्र सवा घंटा हुआ था, इसलिए इस बदलाव का खुलासा हाल अभी तक लोगों को स्पष्ट आमतौर पर मालूम नहीं हो पाया था, जिससे कि पब्लिक की चरम सीमा को छू रही उत्सुकता शांत हो पाती। शहर भर की सड़कों का जैसे नक्शा ही बदल गया था। पुलिस कारों के सायरन पर सायरन चीख रहे थे। पुलिस कारें हर तरफ भागती नजर आ रही थी, जैसे भूचाल आ गया हो। वायरलेस पर वायरलेस सेट खड़क रहे थे। हर तरफ नाकेबंदी कर दी गई थी। पुलिस चेक पोस्टों पर एकाएक हथियारबंद पुलिस वाले नजर आने लगे थे। बैरियर जो कि पहले ऊपर उठे हुए थे अब नीचे को झुक गए थे। हद से ज्यादा सख्ती हो गई थी, और जहां भी मुनासिब समझा गया वहां वक्ती तौर पर नए बैरियर लगा दिए गए, और लगभग हर बख्तरबंद ट्रक को तो सख्ती के साथ चेक किया जा रहा था, और बंद वैनों की भी खैर नहीं थी। एकाएक बदले मौसम ने जैसे शहर भर का नक्शा ही बदल दिया था। हर कोई प्रश्न भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहा था, परंतु जवाब किसी के पास नहीं था। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद था। टेबल पर पड़े दो फोनों की घंटियां रह रहकर बज रही थी। टेबल के पास ही खड़ा एक अन्य इंस्पेक्टर उन फोनों को अटेंड कर रहा था। जरूरत पड़ने पर वो रिसीवर को वानखेड़े की तरफ बढ़ा देता, जिसका जवाब देना उसके बस का नहीं होता था। वानखेड़े का चेहरा बेहद सख्त हुआ पड़ा था। दांत भिजे हुए थे। आंखों में क्रोध और विवशता के साए लहरा रहे थे। उसका बस चलता तो वो न जाने क्या कर देता। सामने कुर्सियों पर 6 इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, जो कि इस समय उसके अंडर काम कर रहे थे, और उन सब ने वैन वानखेड़े को अभी अभी रिपोर्ट दी थी कि वॉल्ट वैन गायब होने पर उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। परंतु वानखेड़े को प्रबंधों से तसल्ली नहीं हो सकी थी। शायद इसलिए कि वह जानता था ये मामला देवराज चौहान जैसे खतरनाक इंसान का है, जिसका दिमाग या योजना के मुकाबला करना आसान नहीं है जिसके दिमाग या योजना का मुकाबला करना आसान नहीं है। पुलिस वालों द्वारा किए गए सारे प्रबंध उसे बेकार, रद्दी, बोगस और वक्त बर्बाद करने वाले लग रहे थे। क्योंकि वो खुद पुलिस वाला था और जानता था कि ऐसे मौके पर पुलिस इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। वानखेड़े बारी बारी सख्त निगाहों से सामने बैठे उन 6 इंस्पेक्टरों को कठोर निगाहों से देखता। तो क्या आप समझते हैं कि जो प्रबंध आप लोगों ने किए हैं, उनके दम पर देवराज चौहान या उसके साथी, या फिर वो बख्तरबंद ट्रक जिसमें वॉल्ट वैन डालकर ले जाया गया है, उन्हें हम पकड़ लेंगे? अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे खुशी है कि आप कोशिश कर रहे हैं, परंतु कोशिश के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें, शायद कुछ कमाल हो जाए। इंस्पेक्टर वानखेड़े एक एक शब्द चबा कर बोला। वो लंबा चौड़ा बख्तरबंद ट्रक था, जिस पर दोनों ही साइडों में एयर इंडिया कार्गो लिखा हुआ है। ऐसे बख्तरबंद ट्रक सड़क पर जा रहा हो तो लगभग हर किसी की निगाह उसकी तरफ उठ जाती है, और अगर उस पर एयर इंडिया जैसे शब्द लिखे हों तो देखने वालों को ऐसा बख्तरबंद ट्रक याद रह जाता है। यानी कि बख्तरबंद ट्रक वॉल्ट वैन कहाँ लेकर गया है, पूछताछ के दम पर हम उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें थोड़ी सी समझ और मेहनत की जरूरत है। शायद ऐसा करके हम उस बख्तरबंद ट्रक तक पहुंच सकते हैं, एक इंस्पेक्टर बोला। शायद नहीं, पक्का, वानखेड़े सख्त स्वर में बोला। अगर आप लोग ये सोचें कि सड़कों पर रेड अलर्ट करके, बैरियर लगाकर, रोक लगाकर इस मामले में कुछ कर जाएंगे, तो गलत ख्याल है आपका। आप लोग क्या सोचते हैं एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक पुनः सड़क पर निकलेगा? नहीं, वो नहीं निकलेगा अब। वो ट्रक क्या वैन को उड़ा ले जाने वाले भी वो ट्रक क्या वैन को उड़ा ले जाने वाले भी फिलहाल तो अपने ठिकाने से बाहर नहीं आएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि ये काम
सड़क छाप इंसान का नहीं है, देवराज चौहान का है, जिसने बरसों से सारे देश की पुलिस को नचा रखा है। और एक बार, सिर्फ एक बार भी वो पुलिस के हाथों नहीं चढ़ा। उसकी फाइल मेरे पास है। देवराज चौहान को पकड़ने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ने मुझे दे रखी है और सालों से मैं उसकी फाइल बगल में दबाए घूम रहा हूं, परंतु उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा तेज है। जो बात हमने 4 दिन के बाद सोचनी होती है, वो उसे 4 दिन पहले सोच लेता है। इसलिए अपना हर कदम सोच कर उठाओ कि आपका वो कदम बेहद बेहद खतरनाक इंसान देवराज चौहान के खिलाफ जा रहा है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब गंभीरता से वानखेड़े को देख रहे थे। मैं दिल्ली से खास तौर से सिर्फ इसी कारण बंबई भेजा गया हूं कि देवराज चौहान की इस डकैती को कामयाब न होने दूं। हमें पहले ही मालूम हो गया था कि देवराज चौहान अरबों के हीरे जवाहरातों की डकैती करने की चेष्टा में है, और हम जानते हुए भी कुछ नहीं कर सके। देवराज चौहान को पकड़ लिया या उसकी डकैती सफल कर दी? कहते कहते वानखेड़े के दांत भिज गए। कुछ भी नहीं कर सके हम, और देवराज चौहान जो कर चाहता था, आराम से कर गुजरा। पुलिस की सिक्योरिटी में कमी रह गई होगी, एक इंस्पेक्टर ने कहा। पुलिस की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, सारे काम मेरे देखरेख में ही थे, वानखेड़े कड़वे स्वर में बोला। बल्कि देवराज चौहान ने योजना ही ऐसी बनाई थी कि उसके सामने बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी फेल थी। छाई खामोशी के बीच वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। एयर इंडिया के कार्गो से रजत सेठी नाम का ड्राइवर उड़ा ले गया था। गेट पर उस ट्रक के नंबर के साथ उसके नाम की एंट्री और ले जाने का वक्त लिखा है। कुछ देर पहले ही मैं उसके घर होकर आया हूं। वो घर पर नहीं मिला। घर में कोई भी नहीं मिला, ताला लगा हुआ था। मालूम करने पर पता चला कि रजत सेठी नाम का ट्रक ड्राइवर सुबह तक तो अपने घर पर था, परंतु उसके परिवार वालों को किसी ने नहीं देखा। जाहिर है उन्हें रात के अंधेरे में ही कहीं खिसका दिया होगा, ताकि पुलिस वाले पूछताछ के दौरान उसके घर वालों को तंग न करें। परिवार के नाम पर उसकी बीवी सविता, साली नीरा और 2 बच्चे हैं। उसके परिवार का इस तरह गायब हो जाना साबित करता है कि वह देवराज चौहान के साथ इस डकैती में शामिल है। वानखेड़े के होंठ भिजे हुए थे। यह भी तो हो सकता है कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो, वो ट्रक किसी ने उससे छीन लिया हो, उसे मारकर कहीं फेंक दिया हो और इत्तेफाकन उसके परिवार वालों को आज कहीं जाना हो गया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, वानखेड़े एक एक शब्द चबाकर बोला। परंतु एक ऐसी बात है जो इन सब बातों को झुठलाकर परे धकेल देती है। वो क्या? रजत सेठी नाम का कार्गो का ट्रक ड्राइवर जिस बख्तरबंद ट्रक को कार्गो से ले गया था, उसे ले जाने का उसका कोई मतलब नहीं था। किसी ने उसको ट्रक के साथ काम से नहीं भेजा था। वो बिना बताए एक तरह से चोरी से ही उस ट्रक को कार्गो से ले गया, जाती तौर पर ले गया। उधर से उसने अपने परिवार को घर से हटा दिया। फिर उस ट्रक में रॉयल वॉल्ट की वैन को जबरदस्ती धक्का देकर घुसेड़ा गया, जिसमें अरबों के हीरे जवाहरात थे। उसके बाद एकाएक वो ट्रक भी गायब हो गया और रजत सेठी नाम का ड्राइवर भी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि वो पहले से ही बने बनाई योजना पर काम कर रहा था। वानखेड़े ने जेब से रजत सेठी की तस्वीर निकालकर टेबल पर आगे सरका दी। ये रजत सेठी की तस्वीर है जो कि मैंने उसके कार्गो के ऑफिस से हासिल की है। इसके कुछ प्रिंट निकलवाकर आप लोग भी रख लें और अन्य पुलिस वालों को भी दे दें जो इस केस पर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अगर रजत सेठी खुले में आए तो शायद पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। देवराज चौहान की कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी फाइल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर स्थित मेरे ऑफिस में पड़ी है। आप लोग देवराज चौहान की तस्वीर पुरानी अखबारों से हासिल कर सकते हैं, वानखेड़े ने पुनः गंभीर स्वर में कहा। आप लोग हर तरफ से अपनी पूरी तैयारी रखिए। अब आप लोग जाइए और अपनी समझ के मुताबिक इस मामले में बेहतर ढंग से काम कीजिए। कोई अच्छा नतीजा हासिल करें और जरूरत पड़ने पर आप लोग यहाँ फोन कर सकते हैं। कैसा भी मैसेज हो दे सकते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टरों ने इजाजत ली और बाहर निकल गए। वानखेड़े भी बाहर जाने लगा तो टेबल के पास खड़ा पुलिस वाला कह उठा,
सर, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया। ये उनकी तीसरी कॉल है। वानखेड़े ने वानखेड़े ने ठिठक कर उसे देखा, फिर सिर हिलाकर बाहर निकल गया और सामने दिखाई दे रही गैलरी में कुछ आगे जाकर वो एक अन्य कमरे में प्रवेश कर गया। वहां बीबी दत्ता, अशोक सैनी और राजन सकोलिया बैठे थे। उन्हें देखते ही वानखेड़े के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए थे। अगला दृश्य। वानखेड़े ने कुर्सी संभाल ली। कई पलों तक उनके बीच खामोशी छाई रही। कुछ पता चला? बीबी दत्ता का स्वर गंभीर था। नहीं, वानखेड़े ने सिर हिलाया। पूरी कोशिश की जा रही है कि तुम पुलिस वाले हमेशा कोशिश ही करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। राजन सकोलिया क्रोध से बोला। हाँ, हम पुलिस वाले हमेशा कोशिश ही करते हैं। और तुम क्या करते हो? मैं? तुम खुद को बड़े 30 मार का कहते हो। समझते हो क्या किया है तुमने? वो सिर्फ 3 थे रेलवे फाटक पर, सिर्फ 3। और तुम्हारे साथ गनों से लैस 6 थे। दत्ता साहब थे, जो कि अपने आप में किसी भी तरह से कम नहीं है। अशोक सैनी, जो कि वॉल्ट के जासूस हैं और पुराने पुलिस वाले हैं। तुम लोगों में से कोई भी कम नहीं था। सब उस वैन के सिर पर सवार थे, वैन को सुरक्षा देने के लिए। क्या दी तुम लोगों ने वैन को सिक्योरिटी? तुम लोग वैन को सिक्योरिटी देने में इतने ढीले रहे, बेकार रहे, कि देवराज चौहान ने तुम लोगों को किसी भी तरह से फायर करने का भी मौका नहीं दिया, जबकि वो अकेला रिवॉल्वर थामे खड़ा था। हालात ही। सकोलिया ने कुछ कहना चाहा। हालात खुद ब खुद नहीं बन जाते। देवराज चौहान ने अपनी समझदारी से बनाए थे और तुम लोग उसके फैलाए हालातों के चक्रव्यूह में जा फंसे। ना फंसते अगर सावधान रहते, दिमाग और आंखें खुली रखते, तुम मामूली से एक्सीडेंट में झगड़ बैठे, जबकि उस वक्त वॉल्ट वैन को सिक्योरिटी देना देने का तुम अहम काम कर रहे थे। तुम्हें अपनी ड्यूटी की तरफ ध्यान देना चाहिए था। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए था कि उस वैन में अरबों के हीरे जवाहरात रखे हैं। उसका ध्यान रखा जाए, बेकार के लफड़े में ना फंसा जाए। सकोलिया दांत पीस कर रह गया, कुछ अपनी गलती पर और कुछ वानखेड़े की कड़वी बातों पर। गलती खुद कर लेते हो और बाद में जिम्मेदार पुलिस को ठहराने लगते हो। वहां पुलिस वाले भी तो थे, राजन सकोलिया भुनभुनाया। थे, अदृश्य थे। वो बतौर नौकर आप लोगों के साथ थे, सबसे पीछे थे। आप लोगों के हुक्म के गुलाम थे उस समय। अगर कोई वैन पर धावा बोलता तो आप लोगों की तरह वो मुकाबला करते। या इन पर सारी दोस्तों 2 लाइनें जरा छोड़ रहा हूं। आप जैसे समझदार बड़े लोग तो अपनी ड्यूटी को भूल गए और अब जिम्मेवारी के तौर पर पुलिस वालों का जिक्र करने लगे। अगर ऐसी बात थी तो सारी सिक्योरिटी हम पुलिस वालों के हवाले कर देते, फिर हम देखते और हमारा काम। राजन सकोलिया से कुछ कहते ना बना। बीबी दत्ता की गंभीर निगाह वानखेड़े पर थी। इस सिलसिले में अब तक क्या क्या इंतजाम किया है आप लोगों ने? दत्ता ने पूछा। वानखेड़े बताने लगा। क्या ख्याल है, वो लोग हाथ आएंगे? बीबी दत्ता ने सिगरेट सुलगा ली। और कोई होता तो मैं अवश्य यही कहता कि वो हाथ आ जाएंगे, परंतु ये सारा मामला देवराज चौहान का है, इसलिए अभी तो मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि यह देवराज चौहान कितना खतरनाक इंसान है। राजन सकोलिया गंभीर स्वर में कह उठा। जैसलमेर में जब सिंघानिया महल में इसने इन्हीं हीरे जवाहरातों पर डकैती की, तो तब मेरी देवराज चौहान से टक्कर हुई थी। ये अकेला ही भीतर गया था डकैती करने। सुरक्षा के ऐसे तगड़े इंतजाम थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन देवराज चौहान आसानी से वहां घुस गया। इसकी डकैती लगभग सफल हो ही गई थी। अरबों के सारे हीरे जवाहरातों को समेट कर महल से बाहर ले आया था, जबकि सुरक्षा के सारे खतरनाक इंतजाम उसके सामने थे। वो सफल भी हो जाता, परंतु ठीक आखिरी समय में मैंने इससे हीरे जवाहरात छीन कर इसकी सारी योजना को फेल कर दिया था। डकैती असफल कर दी थी, लेकिन ये भाग निकला। इसे न मैं पकड़ पाया और ना ही शूट कर पाया।
और उसके कुछ दिन बाद ही अब देवराज चांद ने बंबई में पुनः उन्हीं हीरे जवाहरात पर हाथ डाल दिया। यहां फिर एक लाइन खत्म है। सिर्फ एक ही खासियत है। वानखेड़े ने सकोलिया को देखा। क्या? ये कि जो उसे करना है वो हर हाल में करता है। जो सोच लिया वो पूरा होगा ही। इसी कारण आज तक देवराज चौहान ने मात नहीं खाई, हमेशा विजेता ही बना रहा। देवराज चौहान का रिकॉर्ड मेरे पास है और 50 बार पढ़ चुका हूं। उसकी जिंदा दिली ही उसे जिंदा और सलामत रखे हुए है। शायद आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। सकोलिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। रेलवे फाटक पर जिस आसानी से उसने आप लोगों को रुकने पर विवश कर दिया, यह काम तो 20 हथियारबंद आदमी लेकर भी नहीं किया जा सकता था। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चांद कुछ करेगा, ये तो मुझे मालूम था, परंतु आप सबके होते सफल हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। कोई कुछ ना बोला। अशोक सैनी सिर्फ उन लोगों की बातें सुनने में व्यस्त था। वानखेड़े ने बीबी दत्ता को देखा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी बीमा कंपनी को नुकसान ना उठाना पड़े। अरबों रुपया हीरे जवाहरात की कीमत के रूप में जवाहर सिंघानिया को न चुकाना पड़े। वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। इस मामले में मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हीरे जवाहरात का क्या होता है, वो मिलते हैं कि नहीं, या फिर बीमा कंपनी का अरबों रुपया सिंघानिया को देना पड़ता है कि नहीं। दत्ता ने होंठ भींच कर कहा। वानखेड़े की प्रश्न भरी निगाहें बीबी दत्ता पर टिकी रही। तो फिर आपको किसकी तो फिर आपको फिक्र किस बात की है? सकोलिया ने दत्ता को देखा। सुरेश कोहली की। ओह! वानखेड़े के होंठ सिकुड़ गए। कुछ क्षणों के लिए वो कोहली को भूल गया था। राजन सकोलिया ने पहलू बदला। अशोक सैनी खामोशी से बैठा था। मेरी निगाहों में कोहली की कीमत ज्यादा है, ना कि अरबों के हीरे जवाहरातों की। बीबी दत्ता ने गंभीर स्वर में कहा। कोहली हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद हीरे जवाहरातों के बारे में सोचूंगा। वानखेड़े ने हौले से सिर हिला दिया। दत्ता ने अशोक सैनी को देखा। तुम खामोश क्यों हो? मेरे कुछ कहने की जरूरत भी क्या है? सैनी ने शांत लहजे में कहा। क्या मतलब? वानखेड़े ने उसके चेहरे पर निगाह टिका दी। इंस्पेक्टर, सैनी ने हौले से हंसकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वो वैन को उड़ा कर ले गया है। इसमें कोई शक नहीं कि देवराज चांद खतरनाक चालाक आदमी है, लेकिन वो वैन से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। क्यों? वो वैन बुलेट प्रूफ, आर्म्स प्रूफ है। उस पर किसी भी तरह के हथियार का असर नहीं हो सकता। अशोक सैनी समझाने वाले अंदाज में बोला। और वैन के भीतर एक ऐसा मास्टर बटन है, स्विच है, जिसे ऑफ कर देने से वैन का सब कुछ लॉक हो जाता है, जैसे कि सील वन। न तो वैन को पीछे से खोला जा सकता है और ना ही आगे से। जब तक वैन के भीतर का ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम ऑन है, तब तक वैन को कोई भी ताकत खोल नहीं सकती। तुम्हारे ड्राइवर ने ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा सब कुछ लॉक कर दिया होगा? सकोलिया ने पूछा। हाँ। मान लो ना किया हो तो? जगत राम को विशेष हदायत है कि ऐसे खास अवसरों पर, जबकि वैन में कीमती सामान हो, ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा वैन के रवाना होते ही उसे बंद कर दिया जाए। जगत राम ड्यूटी के दौरान ऐसी बातें कभी नहीं भूलता। माना कि अगर भूल भी गया होगा तो वैन को जब उन लोगों ने बख्तरबंद ट्रक में डाला होगा, तो तब उसने ऑटोमेटिक लॉक का सिस्टम ऑन कर दिया होगा। ऑटोमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करने का स्विच ऐसी जगह पर है कि आसानी से उसे कोई ढूंढ भी नहीं सकता। सैनी ने शांत भाव में कहा। ऐसे स्विच को गुप्त जगह लगाने से क्या फायदा? बीवी दत्ता ने पूछा। सैनी ने मुस्कुराकर दत्ता को देखा। मान लो दत्ता साहब, जगत राम ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम को बंद करना भूल जाता है और ऐसे में कोई गन लेकर वैन में आ बैठता है, तो मौका देखकर जगत राम उस स्विच का इस्तेमाल करके उसे भीतर ही बंद कर देगा और वो गन वाला व्यक्ति वैन में मौजूद माल को लूट नहीं सकेगा। इस तरह तो जगत राम की जान को भी खतरा आ जाएगा।
वैन के भीतर फंसने वाला जगतराम को भी तो शूट कर सकता है क्रोध में। दत्ता ने आंखें सिकोड़कर सैनी को देखा। हाँ, ऐसा हो सकता है। जगतराम के पास रिवॉल्वर है। ये उसके ऊपर है कि वो मामले को कैसे निपटाता है। सैनी ने सिर हिलाकर कहा। बहरहाल, मैं ये कह रहा था कि देवराज चौहान उन हीरे जवाहरातों को छू भी नहीं पाएगा। जो कोशिश भी उसने की है वो सारी बेकार जाएगी। जगतराम वैसे भी हर तरफ से बहुत समझदार आदमी है। एक बात और भी है जो शायद आप लोग नहीं जानते। क्या? वैन के पीछे वाला दरवाजा रिमोट कंट्रोल से खुलता है और सावधानी के नाते वैन में कीमती सामान रखने के बाद रिमोट कंट्रोल से वैन का पिछले का दरवाजा बंद करने के पश्चात वो रिमोट कंट्रोल जगतराम को नहीं दिया जाता कि कहीं रास्ते में कोई किसी तरह जगतराम से रिमोट कंट्रोल हासिल न कर ले। तो फिर मुनासिब जगह पहुंचने के पश्चात वैन से कीमती सामान कैसे निकाला जाता है? जहां पहुंचना होता है वहां पहुंचने के बाद जगतराम खुद वॉल्ट में फोन करता है कि सब ठीक है। तब वॉल्ट से कोई जिम्मेदार व्यक्ति, यानी कि अधिकतर मैं ही, रिमोट कंट्रोल लेकर वैन की तरफ रवाना होता हूं। इस प्रकार वैन के पिछले बंद दरवाजे को खोला जाता है, अशोक सैनी ने कहा। वानखेड़े विचार भरी निगाहों से सैनी के 55 वर्षीय चेहरे को देखे जा रहा था। तगड़े प्रबंध हैं। सकोलिया ने सिर हिलाया। हाँ, इसी कारण तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। सैनी ने सिर हिलाया। ऐसे में अगर वो लोग वैन से कुछ हासिल न कर सके तो वैन का क्या करेंगे? दत्ता ने सैनी को देखा। इस हालत में वैन को आजाद तो कर देने से रहे कि जाओ ऐश करो। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर दत्ता? सामने मनपसंद की चीज हो और इंसान जब उसे हासिल न कर सके, लाख कोशिशों के बाद भी उसे पा न सके, तो फिर वो क्रोध में उस वस्तु को तहस नहस कर देता है। बीबी दत्ता ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर वैसा ही हो- जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर वैसा ही होता है तो ना वैन की खैर और ना ही भीतर बैठे जगत राम और कोहली की। जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि वह वैन में मौजूद अरबों के हीरे जवाहरात नहीं पा सकेंगे, तो वो वैन के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। सैनी साहब, वो वैन फायर प्रूफ तो नहीं होगी? फायर प्रूफ? नहीं। नो। सैनी की आंखें सिकुड़ गई। तब तो वो लोग क्रोध में वैन को आग भी लगा सकते हैं। दत्ता ने सैनी की आंखों में झांका। सैनी ने बेहद शांत मुद्रा में सिर हिला दिया। आने वाले वक्त में क्या होता है या वो लोग क्या करते हैं, मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। जो भी होगा देर सवेर में सामने आ जाएगा। हमारे बातें करने से कोई फायदा नहीं। जो भी होगा? दत्ता की आवाज में सख्ती आ गई। मिस्टर सैनी, आपकी निगाह में जगत राम की कोई कीमत नहीं होगी। आपकी निगाह में जगत राम की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरी निगाह में मेरे असिस्टेंट सुरेश कोहली की बहुत कीमत है। साथ ही मुझे अपना फर्ज भी बहुत प्यारा है कि अरबों के हीरे जवाहरातों को वसूल करके अपनी कंपनी के या पुलिस के हवाले करूं, ताकि मेरी कंपनी को अरबों रुपया सिंघानिया को न देना पड़े। जबकि वॉल्ट का जासूस रखवाला होने के नाते आपका भी यही फर्ज बनता है। अगर आप महसूस करें तो। ना करें तो। दत्ता साहब, सैनी ने ढीठता से कहा, मेरा फर्ज पूरा करने के लिए पुलिस है। वानखेड़े ने पहलू बदला। कहा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में हम बेकार की बातें कर रहे हैं। दत्ता ने वानखेड़े को देखकर सपाट स्वर में कहा। हाँ। वानखेड़े फौरन उठ खड़ा हुआ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप क्या करेंगे मिस्टर दत्ता? मैं? बीबी दत्ता ने बेहद शांत स्वर में कहा और खड़ा हो गया। बहुत जल्द उस एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को तलाश कर लूंगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। वो कैसे? सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे काम करने का अपना ही ढंग है। ट्रक की तलाश करते ही मैं आपको खबर कर दूंगा। एकाएक वानखेड़े मुस्कुराया। दत्ता साहब,
मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है कि एक दो दिन में मैं उस बख्तरबंद ट्रक को ढूंढ निकालूंगा। वानखेड़े और बीबी दत्ता कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। क्या ख्याल है? वानखेड़े मुस्कुरा रहा था। मुझे कोई एतराज नहीं। दत्ता भी मुस्कुरा पड़ा। तो फिर हम दोनों मिलकर उस बख्तरबंद ट्रक को तलाश करते हैं। मुस्कुराहट भरे अंदाज में दत्ता ने सिर हिला दिया। वर्मा ने उनकी बात के बीच जरा भी दखल नहीं दिया, परंतु राजन सकोलिया बोल पड़ा। मैं भी आप दोनों के साथ रहूंगा। पवन कुमार वानखेड़े ने कठोर निगाहों से सकोलिया को देखा। सरकारी काम के बीच तुम्हारी कहीं भी जरूरत नहीं है। वानखेड़े के होंठ भिजे थे। इस काम में मैं आप लोगों के साथ रहूं, इस बात का आदेश मैं सिंघानिया साहब से कहकर आपके अफसरों को लिखित रूप में हासिल करा लूंगा। इस काम में मैं आप लोगों के साथ रहूं, इस बात का आदेश मैं सिंघानिया साहब से कहकर आपके अफसरों से लिखित रूप में हासिल कर लूंगा। सकोलिया के दांत भिज गए। मेरा नाम जानते हो? वानखेड़े के दांत भिज गए। वानखेड़े? इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। इस नाम को याद रखना और साथ में यह भी याद रखना कि सिंघानिया के बाप में भी इतना दम नहीं है कि इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के काम में दखल दे सके। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कैसा इंस्पेक्टर हूं। ये बात मैं सिंघानिया साहब से कह दूं तो? सिंघानिया साहब से नहीं, सिंघानिया के बाप से कहो। वानखेड़े ने पुलिसिया अंदाज में कहा। और तुम भी जरा सीधे रहो सकोलिया। सिंघानिया साहब का पल्लू पकड़ना छोड़ दो, खास तौर से मेरे मामले में। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही तुम्हारा कुछ इंतजाम करना पड़े। राजन सकोलिया का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ। वानखेड़े ने पुलिसी अंदाज में उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा, फिर दत्ता को देखकर बोला। आप यहीं रुकिए दत्ता साहब, मैं कमिश्नर साहब से मिलकर आता हूँ। बहुत देर से उनका बुलावा आ रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है हमें। कहने के पश्चात वानखेड़े बाहर निकल गया। दत्ता को रुकने कहने का स्पष्ट मतलब था कि वर्मा और सकोलिया जा सकते हैं। अगला दृश्य। कमिश्नर राम कुमार ये गंभीर निगाहों से इंस्पेक्टर पवन कुमार को देखा। बैठो। वानखेड़े ने खामोशी से आगे बढ़कर कुर्सी संभाल ली। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें बुला रहा हूं और तुम यहीं मौजूद होते हुए भी इतनी देर से आए? यस सर। वानखेड़े ने बेहद शांत स्वर में कहा। मैं व्यस्त था, इतने व्यस्त कि मेरे बुलाने पर 5 मिनट का भी वक्त नहीं निकाल सके। जी हाँ। कमिश्नर राम कुमार कई पलों तक वानखेड़े को देखते रहे। मतलब कि अब फुर्सत मिल गई है? जी नहीं सर, इस समय भी मैं कठिनता से वक्त निकाल कर पहुंचा हूं। जवाब अच्छे देते हो इंस्पेक्टर। राम कुमार ने बिना किसी नाराजगी के गंभीर स्वर में कहा। तुम दिल्ली से खास तौर से भेजे गए हो कि देवराज चौहान जैसे खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम जवाहर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात लूटना चाहता है और तुम उसे लूटने से रोक सको, लेकिन नहीं रोक सके। वो वॉल्ट की वैन को ही ले उड़ा है। ये सब बातें मुझे औरों से मालूम हुई। इस घटना को बीते 5 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तुमने मुझे रिपोर्ट नहीं दी। यस सर, लेकिन इसमें मेरी अपनी मजबूरी थी, वानखेड़े ने कहा। इस घटना के बाद फौरन आपको रिपोर्ट देना इतना जरूरी नहीं था जितना कि तुरंत इस बात का इंतजाम करना कि देवराज चौहान वॉल्ट वैन के साथ कहीं बंबई से बाहर ना निकल जाए। अगर वो बाहर निकल जाता तो फिर उसे पकड़ पाना कठिन हो जाता। मतलब कि तुम्हें पक्का विश्वास है कि देवराज चौहान वैन के साथ बंबई से बाहर नहीं निकला? यस सर। वो अभी भी बंबई में ही है, वानखेड़े बोला। और सर, आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि मैंने आपके पास यहीं इसी ऑफिस में आकर कहा था कि देवराज चौहान से फोन पर मेरी बात हुई है और उसने खुलेआम इस बात की चुनौती दी है कि वह हीरे जवाहरातों को लूट कर रहेगा। इसलिए हीरे जवाहरातों के जो सुरक्षा का इंतजाम है उन पर आप निगाह मार लें। अगर देवराज चौहान कुछ कर गुजरा तो इसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पर नहीं होगी। यह आज सुबह की ही बात है, परंतु आपने मेरी बात को लापरवाही से यह कहकर उड़ा दिया कि इतने तगड़े
सुरक्षा के इंतजामों के बीच देवराज चौहान कुछ नहीं कर सकता, जबकि मैंने खास तौर से कहा था कि वो देवराज चौहान है। जो कर जाए वही कम है। वो कुछ भी कर सकता है, और वो कर गया। तुम्हारे होते हुए भी मैं उस वक्त वैन के करीब नहीं था। होटल में सुरक्षा इंतजामों के करीब वैन होटल में सुरक्षा इंतजामों के करीब वैन के आने का इंतजार कर रहा था। और अगर मैं वैन के करीब भी होता तो भी इस बात का दावा नहीं करता कि मैं देवराज चौहान को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देता। अपराधी और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता ही रहता है। और ये खेल तभी खत्म होता है जब अपराधी कानून की गिरफ्त में आ जाता है। देवराज चौहान भी ज्यादा देर आजाद नहीं रहेगा। एक ना एक दिन तो उसे कानून के शिकंजे में फंसना ही होगा। कमिश्नर राम कुमार काफी देर खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरातों को फौरन खोज निकाला जाए। इस बात का दबाव ऊपर से मुझ पर पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर यह दबाव है कि अपराधियों को पकड़ा जाए। इसे मामूली दबाव मत समझना। यह मामला वास्तव में बहुत बड़ा है। फौरन कोई नतीजा सामने आना चाहिए। कोशिश तो की जा रही है सर। कोशिश करने से काम नहीं चलेगा इंस्पेक्टर वानखेड़े। जवाहरातों को हमने हर हाल में पाना है। ये मामला देवराज चौहान का है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि क्या होगा। फिर भी मैं सिर से पांव तक पूरा जोर लगा दूंगा कि देवराज चौहान को आखिरकार हार ही मिले। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, अरबों का माल मैं उसे आसानी से नहीं हजम करने दूंगा। कहते हुए वानखेड़े को अपना 15 करोड़ याद आ गया, जो उसने देवराज चौहान से लेना था, और देवराज चौहान ने वो 15 करोड़ उसे कुछ दिन बाद देने को कहा था। अब तक तुमने क्या इंतजाम किया है? क्या किया है इस बारे में? किया तो बहुत कुछ है सर। खुलासा रिपोर्ट में आपको पहले फुर्सत मिलते ही दूंगा। वैसे अब रात हो चुकी है। देवराज चांद का हुलिया और एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक का हुलिया रेडियो के हर स्टेशन पर सुनाया जाएगा। टीवी समाचारों में भी, और बीच में भी प्रोग्राम रोक रोक कर टीवी में देवराज चौहान की तस्वीर दिखाई जाएगी। देवराज चौहान के बारे में कोई बता पाए या ना बता पाए, परंतु एयर इंडिया के उस बख्तरबंद ट्रक के बारे में अवश्य कोई खबर मिलेगी। सिंघानिया ने और बीमा कंपनी ने इनामों की घोषणा की है। जो इस बारे में कोई खबर देगा, उसे दोनों तरफ से लाख लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। कमिश्नर राम कुमार ने कहा, गुड सर। मैं अभी फोन करके इनाम की रकम भी समाचारों में लगवा देता हूँ। मुझे इजाजत दो तो मैं चलूं सर। अभी बहुत कुछ करना है मुझे। हाँ, जाओ और कुछ करके दिखाओ वानखेड़े। वानखेड़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पलटकर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने स्टीयरिंग घुमाया और मोड़ पर मुड़कर पुलिस कार को रोका और इंजन बंद करके कश लिया और आसपास निगाहें दौड़ाई। बगल में बैठे बीबी दत्ता ने भी सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वानखेड़े ने गर्दन घुमाकर दत्ता को देखा। क्यों मिस्टर दत्ता, अब आप क्या कहते हैं बख्तरबंद ट्रक के बारे में, कि उसे कैसे तलाश किया जा सकता है? आपकी बात से मुझे लगा था कि आपके पास कोई बढ़िया रास्ता है। दत्ता ने मुस्कुराकर वानखेड़े को देखा। आपने भी तो कहा था कि 1-2 दिन में आप बख्तरबंद ट्रक को तलाश कर लेंगे। वानखेड़े के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं तो पहले मैं ही बता देता हूं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दत्ता मुस्कुरा रहा था। मैंने तो यूं ही कह दिया था। कहने के साथ ही दत्ता ने कश लिया, फिर एक गंभीर स्वर में कह उठा, एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को सैकड़ों ने देखा होगा। ऐसा ट्रक किसी से छिपने वाला नहीं है। वो जहां जहां से भी गुजरा होगा, देखने वालों की निगाह में आया होगा। अगर हम समझदारी से, सावधानी से मालूमात हासिल करें, जानकारी हासिल करें, तो बहुत जल्द उस बख्तरबंद ट्रक तक पहुंच सकते हैं जिसमें वॉल्ट वैन मौजूद है। वानखेड़े के होंठों पर छाई मुस्कान गहरी पड़ गई। मिस्टर दत्ता, ठीक यही बात मेरे दिमाग में थी। वास्तव में इस तरह हम एयर इंडिया के उस बख्तरबंद ट्रक तक बहुत जल्दी, कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। और मेरे पास आखिरी खबर ट्रक के बारे में यह है
कि उसे बांद्रा वेस्ट की सड़क के आखिरी कोने में जाते देखा गया था। तो फिर स्टार्ट करो, गाड़ी को वहीं ले चलते हैं, दत्ता ने कहा। वानखेड़े ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। इसके साथ ही उसने कार में मौजूद वायरलेस सेट ऑन किया और हेडक्वार्टर बात की। वानखेड़े ने वायरलेस सेट पर मैसेज दिया, जब भी रेडियो टीवी से देवराज चौहान या एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक के बारे में कोई सूचना घोषित हो तो वायरलेस सेट पर ही फौरन मुझसे संबंध स्थापित किया जाए। यस सर। और एक और काम है जिसे फौरन किया जाए, इंस्पेक्टर वानखेड़े ने आदेश भरे स्वर में कहा। रॉयल वॉल्ट का जासूस 55 वर्षीय अशोक सैनी है। किसी समझदार पुलिस वाले को उसकी निगरानी पर लगा दो। वो घर पर नहीं होगा तो घर पर आ जाएगा। उसकी हरकतों की रिपोर्ट मुझे मिलती रहे। यस सर। वानखेड़े ने वायरलेस सेट ऑफ करके रिसीवर रखा। बीवी दत्ता ने प्रश्न भरी निगाहों से वानखेड़े को देखा। सैनी की निगरानी करने का मतलब मैं नहीं समझा इंस्पेक्टर वानखेड़े। हम पुलिस वाले दूसरों की बातों को अपने ही ढंग से लेते हैं। उसकी बातों से स्पष्ट जाहिर था कि उसे ना तो वैन के जाने और ना अरबों के हीरे जवाहरातों की परवाह है और ना ही जगत राम की, जबकि इतना सब कुछ होने के बाद उसे गंभीर चिंतित होना चाहिए था। इसका मतलब आप मिस्टर सैनी पर शक कर रहे हैं? दत्ता होंठ काटने लगा। नहीं, मैं सिर्फ सावधानी बरत रहा हूं, वानखेड़े ने कहा। दत्ता विचार भरी निगाहों से वानखेड़े को देखता रहा। पुलिस कार बांद्रा वेस्ट की सड़क के आखिरी छोर की तरफ बढ़ती जा रही थी, जहां एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को आखिरी बार देखे जाने की खबर उनके पास थी। अगला दृश्य। पैना सन्नाटा गैराज के पीछे वाले हिस्से में छाया हुआ था। तीव्र रोशनी वहां फैली हुई थी। शिवराम और सुंदरलाल बख्तरबंद ट्रक के दाएं बाएं रिवॉल्वरें थामे मौजूद थे। देवराज चौहान बख्तरबंद ट्रक के पीछे वाले दरवाजे के ठीक सामने रिवॉल्वर थामे खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता भरी सख्ती थी। देवराज चौहान ने रजत सेठी को देखा, फिर सिर हिलाकर इशारा किया। इशारा मिलते ही रजत सेठी आगे बढ़ा और बख्तरबंद ट्रक की ड्राइविंग सीट के करीब पहुंचा और फिर डैशबोर्ड पर लगा बटन दबाकर फौरन नीचे आ गया। उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। रह रहकर वो सूखे होंठों पर जीभ फेर रहा था। बख्तरबंद ट्रक का पीछे वाला दरवाजा खोला जा रहा था और भीतर वॉल्ट की वैन थी, जिसमें अरबों की दौलत थी, हर तरह के खतरे का मुकाबला करने को तैयार। चेहरे पर दरिंदगी के भाव विद्यमान हो चुके थे। बख्तरबंद ट्रक का दरवाजा आधा खुला तो बाहर की रोशनी ट्रक के भीतरी हिस्से में फैलती चली गई। ट्रक के भीतर खड़ी वैन रोशनी में चमक उठी। देवराज चौहान का ख्याल था कि वैन के भीतर मौजूद व्यक्ति गन को थामे दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे होंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ही निगाह में देवराज चौहान ने देख लिया कि वैन के भीतर बैठा एक चेहरा उसकी ओर ही देख रहा है और दूसरा स्टीयरिंग पर झुका हुआ है। झुका सिर ही नजर आ रहा था। बख्तरबंद ट्रक का दरवाजा पूरा खुलकर नीचे झुकता हुआ जमीन को छूने लगा। कई पलों तक देवराज चौहान खड़ा सामने के नजारे को देखता रहा, लेकिन सब ठीक लगा उसे। देवराज चौहान आगे बढ़ा और जमीन को छू रहे ट्रक के दरवाजे पर पांव रखते हुए बख्तरबंद में प्रवेश कर गया। ट्रक के दाएं बाएं मौजूद शिवराम और सुंदरलाल फौरन देवराज चौहान की जगह पर आ खड़े हुए। रजत सेठी भी उनके पास आ गया। तीनों की उत्सुकता से भरी निगाह ट्रक के भीतर दिखाई दे रही वैन पर थी। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे सावधानी से रॉयल वॉल्ट की वैन के करीब पहुंचा और वैन के भीतर बैठे सुरेश कोहली को देखने लगा। देवराज चौहान बेहद सतर्क था। सुरेश कोहली एकटक देवराज चौहान को देखे जा रहा था। देवराज चौहान को पहचान गया था वो। कुछ घंटे पहले ही तो अखबार में छपी देवराज चौहान की तस्वीर देखी थी। वो तस्वीर हालांकि पुरानी थी, परंतु फिर भी उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। कोहली संयत था, कोई घबराहट नहीं थी। खुद पर काबू पाया हुआ था उसने। देवराज चौहान को देखने के पश्चात उसने सुंदरलाल, शिवराम और रजत सेठी को भी देखा। पल भर में ही वो यहाँ के माहौल से वाकिफ हो गया था और समझ गया कि यही सब वैन के लुटेरे हैं। देवराज चौहान ने वैन के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा,
परंतु दरवाजा नहीं खुला। सुरेश कोहली खामोशी से बैठा देवराज चौहान को देखे जा रहा था। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से देव कोहली को देखा। खोलो। वैन के भीतर बैठे कोहली ने पहलू बदला। मैंने कहा है दरवाजा खोलो। देवराज चौहान गुर्राया। नहीं खुलता। कोहली की आवाज स्पष्ट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। क्यों नहीं खुलता? होंठ भिजते चले गए देवराज चौहान के। मालूम नहीं। सुरेश कोहली का स्वर गंभीर था। मैंने बहुत कोशिश कर ली वैन के इन बंद दरवाजों को खोलने की, परंतु कामयाब नहीं हो पाया। किसी तरह तो खुलता होगा वैन का दरवाजा। देवराज चौहान ने भिंचे दांतों से कहा। हाँ, लेकिन कैसे, ये मुझे मालूम नहीं है। सुरेश कोहली हालातों को सामने रखते हुए इस बात का फैसला कर चुका था कि अपनी तरफ से तब तक कोई चालाकी नहीं करेगा जब तक कि उसकी चालाकी को कोई फायदा नहीं होगा। और इस समय तो वो किसी भी तरह की चालाकी करने की स्थिति में भी नहीं था। तो तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। कोहली ने सिर हिलाया। वॉल्ट में काम करने वाले होकर ये नहीं जानते कि वैन भीतर से कैसे खुलती है? मैं वॉल्ट का कर्मचारी नहीं हूं। सुरेश कोहली ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल का भरपूर वार वैन के दरवाजे की खिड़की के शीशे पर किया, परंतु शीशे पर इसकी चोट का कोई असर नहीं हुआ। देवराज चौहान ने पुनः वार किया, तब भी शीशा नहीं टूटा। शीशे पर कोई क्रैक भी नहीं आया। देवराज चौहान के दांतों पर जम गए। उसने स्टीयरिंग सीट पर मौजूद जगत राम के मित शरीर पर निगाह मारी, फिर सुरेश कोहली को देखने लगा। ये वैन का ड्राइवर है? हाँ। क्या हुआ इसे? सिर फटने के कारण ये मर चुका है, कोहली ने गंभीर स्वर में कहा। और तुम क्या कहते हो? तुम वार्ड के कर्मचारी नहीं हो? नहीं, मेरा नाम सुरेश कोहली है और मैं बीमा कंपनी के चीफ इन्वेस्टिगेटर बीबी दत्ता का असिस्टेंट हूँ। दत्ता साहब के कहने पर ही मुझे इस वैन में बिठा दिया गया था। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। कई पलों तक उनके बीच चुप्पी व्याप्त रही। दरवाजे बंद क्यों हैं वैन के? मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि वैन को पूरी तरह भीतर से लॉक करने के लिए भीतर कोई स्विच है जिसे दबा दिया जाए तो फिर वैन को भीतर से और बाहर से तब तक कोई नहीं खोल सकता जब तक कि उस स्विच को पुनः ना दबा दिया जाए, कोहली ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में इस ड्राइवर जगत राम ने वॉल्ट से चलते समय वो स्विच दबा दिया था, इसी कारण दरवाजे नहीं खुल रहे। वो स्विच देखो कहां पर है? मैंने ढूंढा था परंतु मिला नहीं, कोहली ने जवाब दिया। तब अंधेरे में ढूंढा होगा। अब रोशनी है, आराम से देखो। उस स्विच को देखो, कहां है वो? दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। क्या है? देवराज चांद के माथे पर बल उभरे। कुछ नहीं। तो तलाश करो स्विच को। कोई एतराज हो तो कह दो। कोई एतराज नहीं, सुरेश कोहली ने फौरन कहा। चलते समय तुमने देखा नहीं था इस ड्राइवर ने कौन सा स्विच? नहीं, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था और ना ही मुझे मालूम कि ये क्या कर रहा था। ये तो रास्ते में इसने बताया था कि वैन में ऐसा भी इंतजाम है, कोहली ने जवाब दिया। ठीक है, तुम स्विच तलाश करो और उसे दबाकर ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम हटाओ। सुरेश कोहली ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। ये सब होने या ना होने पर मेरी क्या स्थिति होगी देवराज चौहान? देवराज चौहान ने भी कोहली की आंखों में झांका। मुझे जानते हो? हाँ, आज ही दत्ता साहब ने अखबार में छपी तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। ठीक है, अगर तुम हमें सहयोग देते रहे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ये कहना मेरे साथ धोखेबाजी भी तो हो सकती है। धोखेबाजी है कि नहीं ये तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा, और इस समय तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम्हें हमारी हर बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो जानते ही हो क्या होगा। तुम लोग ना तो वैन का दरवाजा खोल सकते हो और ना ही मुझ तक पहुंच सकते हो। देवराज चौहान के होंठों पर कहर के भाव उभरे।
किसी वहम में मत रहना। तुम्हें इसलिए स्विच तलाश करने को कह रहा हूं कि काम आसानी से निपट जाए, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता तो हम जल्दी तलाश कर लेंगे। सुरेश कोहली मुस्कुराया। हालात ऐसे हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं फंसा पड़ा हूं। समझदार हो, स्विच तलाश करो। देवराज चौहान की आवाज कठोर थी। सुरेश कोहली स्विच तलाश करने में व्यस्त हो गया। उसे याद था कि जगत राम ने कहा था कि वह स्विच ऐसी किसी खास जगह पर मौजूद है कि उसे ढूंढ पाना आसान नहीं है। सुंदरलाल और शिवराम भी ऊपर चढ़ आए। रजत सेठी नीचे ही खड़ा रहा। रामजादा बड़ी शराफत से बात कर रहा है, शिवराम ने कोहली को घूरा। और करेगा भी क्या, सुंदरलाल ने कहा। फंसा पड़ा है बेचारा। देवराज चौहान वैन के पीछे की तरफ बढ़ गया। उसे क्या हुआ? शिवराम ने जगतराम के शरीर पर निगाह मारी। मेरे ख्याल में मरा पड़ा है। सुंदरलाल के होंठ सिकुड़ गए। मर गया? कैसे? शिवराम ने अजीब सी निगाहों से सुंदरलाल को देखा। सुंदरलाल ने कोहली से पूछा, वो मर गया क्या? हाँ, अपने काम में व्यस्त सुरेश कोहली ने जवाब दिया। कैसे मरा ये? अपना काम छोड़कर कोहली उन दोनों को देखने लगा। जब वैन को तुम लोगों ने टक्कर मारकर इस ट्रक में धकेला था, तब इसका सिर कहीं टकरा कर। ठीक है, ठीक है। सुंदरलाल ने सिर हिलाकर शिवराम को देखा। टक्कर बहुत तगड़ी मारनी पड़ी थी मुझे, बताया तो था तुझे। ऐसी कि ट्रक के फर्श पर ही वैन पूरी घूम कर रह गई थी। ऐसे में ठुक गया होगा ड्राइवर का सिर कहीं पर। गहरी चोट लगी होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। शिवराम दाएं बाएं बंद वैन को टटोलने लगा। वैन के शीशे बुलेट प्रूफ हैं, शायद आर्म्स प्रूफ भी, शिवराम ने कहा। हाँ, देवराज चांद ने जब रिवॉल्वर की चोट मारी तो शीशे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। कहने के साथ ही सुंदरलाल विचारपूर्ण निगाहों से शीशे को देखने लगा। शायद मैं इसका कुछ इंतजाम कर सकूं। क्या मतलब? शीशे को निकालकर हम वैन पर पूरी तरह अपना अधिकार पा सकते हैं। शिवराम ने कुछ कहने के शिवराम के कुछ कहने से पहले ही नीचे खड़ा रजत सेठी बोल पड़ा। ऐसे कैसे शीशा निकाल लोगे? जब तक वैन का दरवाजा नहीं खुलेगा, अपने हाथों का इस्तेमाल दोनों तरफ से नहीं कर सकोगे, तब तक शीशा बाहर नहीं निकाल सकते तुम। सुंदरलाल ने होंठ सिकोड़कर सेठी को देखा, जो नीचे ही खड़ा था। ये साला मैकेनिक भी है, शिवराम ने कहा। और मेरे ख्याल से ठीक कहता है। सुंदरलाल ने कुछ नहीं कहा। सुरेश कोहली वैन के भीतर स्विच तलाश करने में व्यस्त था। जो स्विच नजर में थे, उन्हें तो दबाकर वैन को खोलने के नाकाम कोशिश वह पहले ही कर चुका था। सुंदरलाल, शिवराम ने हल्के स्वर में कहा, इस वैन में अरबों की दौलत मौजूद है। हाँ, बहुत जल्द हमारे हाथों में होगी। वैन का दरवाजा खुलते ही अरबों की दौलत के नाम पर दोनों के गले खुश्क होने लगे। देवराज चौहान कहाँ है? एकाएक सुंदरलाल बोला। दोनों की निगाहें घूमी, फिर वह तेजी से वैन के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे तो देवराज चौहान को वहां खड़े पाया। हालांकि वहां रोशनी कम थी, पर गुजार लायक थी। देवराज चौहान दरवाजे पर झुका कुछ चेक कर रहा था कि उन्हें समीप पाकर सीधा खड़ा हो गया। खोला? शिवराम ने आतुरता से पूछा। क्या? देवराज चौहान ने घूरा। ये? शिवराम ने वैन के बंद दरवाजे को देखा। वैन का दरवाजा? देवराज चौहान ने शिवराम को तीखी निगाहों से देखा, फिर वहां से हटकर वैन के आगे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। उसके होंठ सख्ती से भिजे हुए थे। शिवराम ने सुंदरलाल पर निगाह मारी। क्या हुआ? शिवराम की बात का कोई जवाब न देकर सुंदरलाल ने आगे बढ़कर वैन के बंद दरवाजे को देखा, टटोला, चेक किया। कई पलों तक वो इसी काम में व्यस्त रहा। फिर सीधा होकर गहरी सांस लेते हुए शिवराम को देखा। शिवराम ने प्रश्न भरी निगाह सुंदरलाल के चेहरे पर टिका दी। मामला गड़बड़ है, सुंदरलाल के होंठों से निकला। क्या मतलब? जरा ध्यान से देखो। वैन के पल्ले बंद हैं, परंतु खोलने के लिए कोई हैंडल वगैरह नहीं है,
ना ही कहीं कोई चाबी लगाने की जगह। सुंदरलाल ने अजीब ढंग से कहा। तो फिर ये बंद कैसे किए गए और इन्हें खोला कैसे जाएगा? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसे खोलने का कोई ढंग तो होगा। शिवराम ने अपने शब्दों पर जोर दिया। तो मैंने कब कहा है कि वैन का दरवाजा बंद ही रहता है? कोई तो ढंग होगा ही खोलने का। और वो ढंग रास्ता क्या है? मालूम होता तो मैं इतनी लंबी बात क्यों करता? सुंदरलाल का सर खींच से भरा था। हम्म। एकाएक शिवराम ने होंठ सिकोड़कर कहा, जाहिर है सुरक्षा का कोई ठीक ठाक प्रबंध ही होगा इस बारे में कि कोई सुख शांति से वैन न खोल सके। शायद देवराज चौहान को मालूम हो कि ये कैसे खुलेगा, सुंदरलाल ने कहा। दोनों वहां से हटकर वैन के आगे वाले हिस्से में पहुंचे, परंतु देवराज चौहान के चेहरे पर छाए भावों को देखकर दोनों में से किसी ने भी देवराज चौहान से बात नहीं की। सुरेश कोहली सुरक्षा सिस्टम को ऑफ करने वाले स्विच की तलाश में पूरी कोशिश से जुटा हुआ था, परंतु उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो सफल नहीं हो पाएगा। देवराज चौहान की कठोर निगाह कोहली की कोशिशों पर टिकी थी। 15-20 मिनट तक वहां पर गहरा सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार कोहली सीधा हुआ और गहरी सांस लेकर बाहर खड़े देवराज चौहान को देखा। मामले को समझते हुए देवराज चौहान का चेहरा और भी सख्त हो गया। वो स्विच ऐसी किसी जगह पर है कि उसे ढूंढ पाना आसान नहीं है, कोहली बोला। एक बार फिर कोशिश करके देखो, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। सुरेश कोहली ने हारे अंदाज में सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान की आंखों में छाए सर्द भाव और भी गहरे होते चले गए। फायदा तुम्हें बेशक ना हो, लेकिन हमें बहुत फायदा है, शिवराम ने कड़वे स्वर में कहा। अब क्या किया जाए? सुंदरलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेते हुए गहरी सोच में डूबे ट्रक के फर्श पर ही चहलकदमी करने लगा। रह रहकर उसकी निगाह वैन की तरफ उठ जाती। वैन के भीतर बैठे सुरेश कोहली के चेहरे पर व्याकुलता की लहरें करवट ले रही थी। करना क्या है? शिवराम बोला। वैन को खोलना है। कैसे खोलना है ये सोचो। तेरे पास दिमाग नहीं है? सुंदरलाल ने रूखे स्वर में उसे देखा। है। है तो उसका इस्तेमाल कर, वैन तेरे सामने खड़ी है। शिवराम सख्त स्वर में कुछ कहने वाला था कि देवराज चौहान बोल पड़ा। सुंदरलाल, गैराज से औजारों में से छेनी हथौड़ा होंगे? हाँ, ले आओ। लेकिन सुंदरलाल के चेहरे पर उलझन उभरी। उससे क्या करना है? वैन के दरवाजे के शीशे पर वैन के दरवाजे के शीशे पर छेनी रखकर हथौड़े से चोट मारकर उसे कमजोर करके तोड़ेंगे। लेकिन, शिवराम बोला, शीशा तो बुलेट प्रूफ है। देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से शिवराम को देखा। हाँ, बुलेट प्रूफ है, लेकिन छेनी हथौड़ा प्रूफ तो नहीं है तो शीशा ही। शिवराम और सुंदरलाल जैसे हक्के बक्के खड़े रह गए। बात जची, पूरी की पूरी जची। शिवराम की आंखों में तीव्र चमक पैदा हो गई। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि तभी बाहर से जीवनलाल मेहता का स्वर सुनाई दिया। सब चौंके। आ गया उल्लू का पट्टा, सुंदरलाल ने दांत भींचकर कहा और रिवॉल्वर जेब में डालते हुए आगे बढ़कर जल्दी से ट्रक से नीचे उतर आया। मैं बाहर जाकर देखता हूं, भीतर किसी की आवाज ना आए। सुंदरलाल ने पार्टीशन का फाटक खोला और बाहर निकलकर उसे पुनः बंद कर दिया। अगला दृश्य। मालिक का मूड ठीक नहीं है, एक मैकेनिक मेहता को रोके हुए था कि वो आगे ना जाए। मालिक ने खास तौर से कहा है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं ना करे। जीवनलाल मेहता क्रोध से भड़क पड़ा। तो मैं क्या कोई में आता हूं? मैं तो पड़ोसी हूं और साहब, दूसरा मैकेनिक बोला, आप जो भी हो, हम तो मालिक का आदेश। मैं तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा। तुम तुम मुझे रोक रहे हो? जीवनलाल मेहता का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर चढ़ा जा रहा था। देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकते हो तुम। तभी मैकेनिक हाथ जोड़कर बोला, साहब, आप नाराज मत होइए।
मैं अभी अंदर से मालिक को बुला लाता हूँ। वाह! जीवनलाल मेहता दांत भींचकर व्यंग से बोला। तो अब तुम मुझे यहाँ ठहराकर सुंदरलाल को बुलाने भीतर जाओगे? क्यों? मुझे रास्ता नहीं आता भीतर का। उसी समय दरवाजा खोलकर सुंदरलाल बाहर निकला। सबकी निगाहें उस पर जा टिकी। क्या हो रहा है ये? शोर क्यों डाल रहे हो? सुंदरलाल ने दोनों मैकेनिकों को देखा। साहब, मैकेनिक ने सुंदरलाल को देखा, ये जनाब भीतर। तो क्या हो गया, भीतर आ रहे थे? सुंदरलाल ने झल्लाकर कहा, जबकि दोनों मैकेनिक भी समझ रहे थे कि मेहता के सामने सुंदरलाल जानबूझकर उन्हें झाड़ रहा है। सुंदरलाल का ही मेहता के बारे में आदेश था कि इस आदमी को किसी भी हाल में भीतर नहीं आने देना है। और वो दोनों मैकेनिक न होकर सुंदरलाल के बेहद खास आदमी थे। मालिक, आपने ही तो कहा था कि आपका मूड ठीक नहीं है और किसी को भीतर नहीं। कहा था, लेकिन ये बात मेहता साहब पर लागू नहीं होती। सुंदरलाल बोला। मेहता के चेहरे पर छाया क्रोध गायब हो गया। वही तो मैं इन्हें कह रहा था कि जीवनलाल जी। सुंदरलाल ने मुस्कुराकर मेहता को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये दोनों मेरे कहने के अनुसार ही चल रहे थे। अभी ये आपको ठीक तरह से जानते नहीं है, नहीं तो रोकते नहीं। जीवनलाल मेहता के कुछ जीवनलाल मेहता कुछ कहने लगा कि सुंदरलाल ने उन दोनों से कहा, कार ठीक हुई? जी अभी नहीं, अभी तो। देर मत लगाओ। मल्होत्रा साहब को आज की तारीख में कार चाहिए। 2-3 घंटे में कार को दुरुस्त करके मल्होत्रा साहब को छोड़ाओ। पैसे की बात मत करना। मैं खुद ले लूंगा। जी। अब 8 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है। खाना वगैरह खाना चाहते हो तो पास के ही किसी होटल में खा लो। जी, लेकिन अभी भूख नहीं लगी, कुछ देर बाद। जब भी इच्छा हो खा लेना। और हाँ, दीवार का ड्राइवर कार छोड़ गया। दीवान साहब का ड्राइवर कार छोड़ गया? जी अभी तो नहीं। दीवान साहब की कार आएगी। देख लेना क्या गड़बड़ है। अब नहीं आई तो सुबह अवश्य आएगी। बीच में 2-4 लाइनें मिसप्रिंट है। सुंदरलाल जी, बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। कौन सी वाली? सुंदरलाल ने हचकिचाकर मेहता को देखा। ठाई ठाई वाली? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि बहुत ही जबरदस्त हिला देने वाली खबर है। आप सुनोगे तो सिर्फ खबर सुनाने आए हो आप, मेहता साहब? हाँ, खबर क्या, बम का गोला है। वो है ना अपना, क्या नाम है, देवराज चौहान, उसने। क्या? सुंदरलाल सकपकाया, फिर आंखें सिकोड़ कर बोला, अपना देवराज चौहान? मैं तो इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। आप किसकी बात कर रहे हो मेहता जी? मेहता कुछ कहने लगा कि सुंदरलाल पुनः बोला, मेहता साहब, मेरा सिर कुछ भारी हो रहा है। आइए चाय पीते हुए बात करते हैं। कहने के साथ ही सुंदरलाल मेहता को साथ लिए गैराज से बाहर निकला तो मेहता बोला, मैं अपनी पत्नी से कहकर साथ। भाभी जी को क्यों तकलीफ देते हो? वो सामने ही तो दुकान है, 2-2 घूंट वहीं भर लेंगे। मेहता ने इनकार नहीं किया। उसके चेहरे से लग रहा था कि बात बताने की उत्सुकता से वो मरे जा रहा था, जबकि सुंदरलाल मन ही मन सावधान हो चुका था। मेहता के कुछ कहने से पहले ही उसे एहसास हो गया था कि जो कुछ उन्होंने किया है उसकी बात खुल गई है, और सुनकर मेहता उसे बताने जा रहा है। चाय का ऑर्डर देकर दोनों दुकान के बाहर ही खुली हवा में खड़े हो गए। हर तरफ अंधेरा और चमकती रोशनियां, और सड़क पर आते जाते वाहन गुजर रहे थे। हाँ, तो आप किसकी बात कर रहे थे? सुंदरलाल ने बात शुरू की। सुंदरलाल जी। जीवनलाल मेहता अपनी आवाज धीमी रखकर राज भरे स्वर में कहने लगा, गजब हो गया। आप सुनेंगे तो बस पूछिए मत क्या हालत होगी। देवराज चौहान का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। देवराज चौहान? नहीं तो। लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते। देवराज चौहान बहुत खतरनाक इंसान है। बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुका है। मैं लगभग उसके सारे ही कारनामे अखबार में पढ़ चुका हूँ। उसी ने आज एक और कारनामा कर डाला है। बाई गॉड, क्या हाथ मारा है। भगवान भला करे सबका। मुझे तो विश्वास ही नहीं आता। अगर मैंने टीवी की खबरों में ये सब देखा सुना ना होता। जीवनलाल मेहता ने लंबी सांस ली। लेकिन हुआ क्या? सुंदरलाल ने उत्सुकता जाहिर की।
जवाहर सिंघानिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश की जानी पहचानी शख्सियत है वो सिंघानिया अपने अरबों के हीरे जवाहरातों की नीलामी होटल में कर रहा था। आज नीलामी शुरू होने वाली थी। अरबों के वो हीरे जवाहरात रॉयल वॉल्ट में थे। आप सुन रहे हैं ना सुंदरलाल जी? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। सुंदरलाल ने अपने चेहरे पर उत्सुकता के भाव बिछाए रखे। और जब रॉयल वॉल्ट से अरबों के हीरे जवाहरात नीलामी के लिए होटल ले जाए जा रहे थे, तो देवराज चौहान रॉयल वॉल्ट की वैन को बख्तरबंद ट्रक में छुपाकर ले उड़ा। मेहता जैसे कानाफूसी भरे अंदाज में मेहता ने जैसे कानाफूसी भरे अंदाज में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मेहता साहब? सुंदरलाल ने धीमे स्वर में कहकर आंखें फाड़ डाली। अजी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अभी अभी तो टीवी में खबर सुनकर आया हूँ। और क्या? देवराज चौहान ने वॉल्ट की वैन को पीछे से ट्रक द्वारा टक्कर मारकर आगे जा रहे बख्तरबंद ट्रक में डाला और ले उड़ा। मालूम है सुंदरलाल जी, वो बख्तरबंद ट्रक एयर इंडिया कार्गो से रजत सेठी नाम के ड्राइवर ने ही उड़ाया है। जो भी हो, तगड़ी योजना थी देवराज चौहान की। पट्ठा अरबों पर हाथ फेर गया। ओह! सोहनलाल ने हक्के बक्के रहने का दिखावा किया। अरबों रुपया? कई अरबों रुपया। 1-2 अरब हो तो बर्दाश्त भी कर लें। तभी छोकरा चाय दे गया। दोनों ने चाय के गिलास थामे और घूंट भरने लगे। टीवी पर देवराज चौहान की तस्वीर दिखाई गई है। तस्वीर? सुंदरलाल चौंका। हाँ, इस मामले के बारे में कोई कैसी भी ठोस खबर देगा तो उसे 2 लाख इनाम मिलेगा। 2 लाख? हाँ, अभी देखना 2 दिन बाद ये इनाम 2 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगा। मैं जानता हूँ ऐसा ही होता है इन मामलों में, लेकिन मुझे तो 2 लाख ही बहुत है। बूढ़ा हूँ, 2 लाख से ज्यादा करूंगा भी क्या? मुझे तो सुनकर मजा आ गया कि देवराज चांद ने अरबों की दौलत पर हाथ मार दिया। सुंदरलाल समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। वो मेहता को देखे जा रहा था। सुंदरलाल जी, एक बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही है। क्या बात? पुलिस बेसब्री से एयर इंडिया के बख्तरबंद के ट्रक को तलाश कर रही है। तो पुलिस का मानना है कि एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक किसी की निगाहों से छिप नहीं सकता। सुंदरलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए चाय का घूंट भरा। खबरों में कहा गया है कि जिस किसी के पास भी इस ट्रक की खबर हो, वो फौरन पुलिस को दे दे। अगर आवश्यक समझा गया तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। मेहता ने जल्दी से कहा। ओ, दरअसल बात यह है, जीवनलाल मेहता ने सिर आगे करके फुसफुसाने वाले अंदाज में कहा। अंततः जब मैं दिन में सब्जी ला रहा था, आपने तो देखा ही होगा कि कठिनता से आधा किलोमीटर आगे सब्जी की दुकानें हैं। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। तो वहां पर दिन में जब सब्जी खरीद रहा था तो मेरी निगाह एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक पर जा पड़ी। सुंदरलाल के जिस्म में चींटियां रेंगने लगी। क्या? हाँ, मेहता ने धीमे स्वर में कहते हुए सिर हिलाया। क्या शानदार ट्रक था! लंबा चौड़ा चमकता हुआ। किस खूबसूरती से उस पर एयर इंडिया लिखा हुआ था। और साथ ही, आपको गलती लगी होगी मेहता साहब, वहां एयर इंडिया नहीं लिखा। आप भी कमाल करते हैं सुंदरलाल जी। एयर इंडिया ऐसा शब्द है जिसे लिखा देखकर आसानी से नहीं भूला जा सकता। और यही बात बख्तरबंद ट्रक में भी है। फिर जब ये दोनों बातें मिल जाएं और ऊपर से टीवी की खबर सुन ली जाए, तो उसके बाद गलती की गुंजाइश ही कहाँ रहती है? जीवनलाल मेहता ने दृढ़ता भरे शब्दों में कहा। अब सुंदरलाल बेचारा क्या कहता। उत्तेजना के कारण दिल जोरों से धड़क रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एयर इंडिया कार्गो का ट्रक इस तरफ गया था जब मैं सब्जी खरीद रहा था। इस तरफ? सुंदरलाल का गला खुश्क हुआ। हाँ, इसी तरफ, आपके गैराज और मेरी दुकान की तरफ। मेहता ने पक्के अंदाज में गर्दन हिलाई। औरतों पर गुस्सा। अच्छा खासा दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठा था कि बीवी ने आकर सब्जी का थैला थमा दिया कि जाकर सब्जी ले आओ। अब यही अगर आधे घंटे बाद आती तो कम से कम ये तो निगाह में रहता कि एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक किस तरफ गया है। मेरा 2 लाख मिट्टी में मिल गया। सुंदरलाल ने हौले से सिर हिलाया, फिर कह उठा। मेहता साहब,
कुछ जरूरी तो नहीं कि आपने वही ट्रक देखा हो जिसमें वॉल्ट की वैन मौजूद हो सकता है कोई दूसरा एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक हो और किसी काम पर जा रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता कि वो वही ट्रक हो जिसकी तलाश पुलिस को हो। सुंदरलाल ने बहुत ही मोटी गाली मारी मेहता को। कुछ भी हो सकता है। सुंदरलाल का बेहद शांत स्वर था। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है मेहता साहब। गोली मारो गर्मी को। मैं तो सोच रहा था कि वो बख्तरबंद ट्रक कहाँ गया होगा। मैं चलूं मेहता साहब? रुको, जल्दी क्या है? तुम भी सोचो वो ट्रक कहाँ गया होगा। मेहता ने उसकी बांह थामी। मुझे तो विश्वास नहीं कि वो ट्रक इस तरफ आया होगा। क्यों? भला देवराज चांद जैसा खतरनाक इंसान का इस इलाके में क्या काम? क्यों? काम क्यों नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है बख्तरबंद ट्रक को रखा जाए। इतनी बड़ी डकैती के बाद देवराज चांद क्या इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आएगा? वो तो सुनसान इलाके में जाएगा, जहां पर उसे या बख्तरबंद ट्रक को कोई देख ना सके, वो फंस ना सके। सुंदरलाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। जीवनलाल मेहता के चेहरे पर सोच के भाव उमड़े। सुंदरलाल यूं ही इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। इस समय मेहता उसे ऐसे बिच्छू की तरह लग रहा था जो गर्दन पर बैठ चुका है, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो काटेगा भी या नहीं। सुंदरलाल जी। सुंदरलाल ने बेहद शांत निगाह जीवनलाल पर मारी। देवराज चांद एयर इंडिया वाला बख्तरबंद ट्रक इस तरफ लाया हो सकता है। मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे ख्याल में कहीं भी इतनी बड़ी जगह नहीं होगी उस जहां उसे छिपाया। मैं कब कहता हूं कि वो ट्रक कहीं छिपाया गया है? तो यह भी तो हो सकता है बख्तरबंद ट्रक वॉल्ट वैन को कहीं उतार कर आगे निकल गया हो, और वैन जैसी गाड़ी को तो छिपाने के लिए घर घर में जगह है, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। और वैन को ट्रक ने किसी के घर में घुसाकर तो नहीं उतारा होगा, सड़क पर या खुली जगह पर ही उतारा होगा। और ऐसे समय में वैन भाग क्यों ना निकली? सुंदरलाल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जीवनलाल मेहता सुंदरलाल को विचारपूर्ण निगाहों से देखता रहा। क्या देख रहे हो मेहता साहब? कुछ नहीं, तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। मेहता ने गहरी सांस ली। उलझन में आप खुद ही फंसते जा रहे हैं, सुंदरलाल ने लापरवाही दर्शाते हुए कहा। अपने घर बैठिए और खाना वगैरह खाकर आराम से सोइए, दूसरे की बला अपने गले में मत डालिए। देवराज चांद अरबों की दौलत ले उड़ाया है, ऐसे में नींद कहाँ आती है। मैं तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि देवराज चांद से आपका या मेरा क्या लेना देना। कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो छोड़िए ये बातें। अरबों का मामला है और आप कह रहे हैं छोड़िए। मुझे क्या लेना देना है इस बातों से, इस मामले से? लेकिन एयर इंडिया का बख्तरबंद बख्तरबंद ट्रक जो दोपहर में इधर आया, वो देवराज चांद का हुआ तो? सुंदरलाल ने मुंह बंद करके दूसरी तरफ घुमा लिया। वो समझ गया कि बख्तरबंद ट्रक के रूप में जो कीड़ा जीवनलाल की खोपड़ी में घुस गया है, उसका निकलना आसान नहीं है। और जीवनलाल का यह कीड़ा उनके लिए और वैन में मौजूद अरबों की दौलत के लिए कभी भी भारी खतरा बन सकता है। अगला दृश्य। सुंदरलाल ने जब भीतर वापस प्रवेश किया तो हाथ में छैनी थोड़ा था। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? शिवराम उसे देखते ही बोला। सुंदरलाल ने छैनी हथौड़ा नीचे रखा और गंभीर स्वर में बोला। हमने जो किया है उसकी खबर पब्लिक में आ चुकी है। कुछ देर पहले टीवी पर यह खबर दी गई है कि साथ में देवराज चांद की कुछ देर पहले टीवी पर यह खबर दी गई है, साथ में देवराज चांद की तस्वीर भी दिखाई गई है, जो कि खतरनाक बात है। ओह, रजत सेठी के होंठों से निकला। शिवराम की आंखों में चिंता के भाव नाचने लगे। देवराज चौहान का चेहरा पहले की ही तरह शांत रहा। अब हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। एयर इंडिया का ये ट्रक यहाँ आया है, हो सकता है किसी ने देखा हो, किसी की निगाहों में आया हो। ऐसे में वो पुलिस को अब हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। एयर इंडिया का ये ट्रक यहाँ आया है, हो सकता है किसी ने देखा हो, किसी की निगाह में आया हो।
ऐसे में वो पुलिस को खबर कर सकता है। पुलिस कभी भी यहाँ टपक सकती है या ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। सुंदरलाल की गंभीर निगाह हर तरफ घूम रही थी। देवराज चौहान को तो अब खासी सावधानी का इस्तेमाल करना होगा कि जब तक ये मामला नहीं निपटता तब तक तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुंदरलाल ने देवराज चौहान को देखा। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। तुम्हें ये सब बातें तुम्हारे पड़ोसी ने बताई? ड्राई क्लीनर वाले ने? शिवराम बोला। सुंदरलाल के चेहरे पर कड़वे भाव फैलते चले गए। वो हरामजादा तो और भी बहुत कुछ कह रहा था। सुंदरलाल का चेहरा क्रोध से भर उठा। हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। जीवनलाल का कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। क्या हुआ? देवराज चौहान के होंठ खुले। सुंदरलाल ने खामोश होने पर कई पलों तक वहां सुंदरलाल के खामोश होने पर कई पलों तक वहां शांति व्याप्त रही। आदत के मुताबिक जीवनलाल एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। उसकी दिलचस्पी हमारे लिए कभी भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। वो दावे के साथ कहता है कि दोपहर को 3 बजे के करीब जब वो सब्जी ले रहा था तो एयर इंडिया की बख्तरबंद वैन। उसके कह देने से कोई बात साबित तो नहीं हो जाएगी? शिवराम बोला। साबित बेशक ना हो, परंतु पुलिस को खबर कर देने से ये सारा इलाका पुलिस से तो घेर ही सकता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक होगा। देवराज चौहान बोला। देवराज चौहान की बात पर शिवराम सिर हिलाता रह गया। अब जीवनलाल का क्या किया जाए? सुंदरलाल ने कहा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देवराज चौहान ने उसे देखा। क्या मतलब? दूसरों की खामखा की बातों को ये खामखा की बात नहीं है, खामखा की ही है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगर कहीं गड़बड़ हुई तो देख लेंगे, और जब तक गड़बड़ नहीं होती हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जब होगी देख लेंगे। देख लेंगे? कब? जब पुलिस ने हमें घेर रखा होगा? शिवराम ने उखड़े लहजे में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। शिवराम ठीक कहता है। जब अरबों रुपया हाथ से निकल गया तो जो मैं कहता हूं इस समय तो सिर्फ वही किया जाए। और तुम क्या कहते हो? वो छैनी हथौड़ा मुझे दो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। कोई कुछ ना बोला। और तुम? देवराज चौहान ने सुंदरलाल को देखा। उस स्टोव का इंतजाम करो जो जलाने के बाद हाथ में पकड़ा जाता है, जिसे कारीगर मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं, या फिर वेल्डिंग वाले गैस आग का इंतजाम करो। ये काम फौरन होना चाहिए। लेकिन इन चीजों का यहाँ क्या मतलब? सुंदरलाल के होंठों से निकला। देवराज चौहान ने तीनों पर निगाह मारी, फिर कहने लगा। ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। एक एक मिनट कीमती है। बातों में वक्त बर्बाद ना करके हमें वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवनलाल मेहता क्या सोचता है और क्या नहीं, हमें ये नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अपना काम जल्द से जल्द कैसे निपटाएं, या फिर पुलिस के खतरे से कैसे दूर रहें। इसलिए जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो। वेल्डिंग स्टोव या वेल्डिंग गैस का इंतजाम करो सुंदरलाल। तुम्हारी यहाँ जरूरत भी नहीं है। हम काम कर रहे हैं। तुम मैकेनिकों वाले स्याह कपड़े पहनकर बाहर जम जाओ। रात हो चुकी है, परंतु फिर भी तुम्हारा बाहर रहना जरूरी है, क्योंकि मेहता कभी भी गड़बड़ कर सकता है। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? शिवराम ने पूछा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वक्त कम है। पूछो मत, सिर्फ काम करो। शिवराम ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने सुंदरलाल को देखा। तो मैं बाहर जाऊं? सुंदरलाल ने देवराज चौहान से पूछा। हाँ, काले मैकेनिकों वाले कपड़े पहन लो, रिपेयर वाले। सुंदरलाल देवराज चौहान को देखता रहा। मिट्टी के तेल वाला, हाथ में पकड़ने वाला स्टोव, या गैस वेल्डिंग का इंतजाम कर लेना। जो तुम ठीक समझो उसी का इंतजाम हो जाएगा। मेरे पास आदमी है, वो ले आएगा। गैस वेल्डिंग का इंतजाम कर दो फिर। देवराज चौहान बोला। और यह भी हो सकता है कि इन चीजों के इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े, वैसे ही हो जाए। सुंदरलाल जाने लगा तो शिवराम ने कहा। रात के 9 बज रहे हैं, खाने का भी इंतजाम कर दो। पेट खाली पड़ा है। सिर हिलाता हुआ सुंदरलाल बाहर निकल गया। तुम क्या करना चाहते हो?
शिवराम ने देवराज चौहान को देखा। मैं खतरे की जड़ को सिरे से ही खत्म कर देना चाहता हूं। क्या मतलब? देखते जाओ। देवराज चौहान के इश्के पड़ा छेनी और हथौड़ा उठाकर उसे दिया। जिन्हें थामे देवराज चांद बख्तरबंद के भीतर प्रवेश कर गया। शिवराम भी उसके पीछे पीछे भीतर आ गया। सुरेश कोहली टकटकी बांधे सब कुछ देख रहा था। वो व्याकुल अवश्य था, परंतु उसे किसी प्रकार का खौफ या भय उस पर सवार नहीं था। वो हालातों को बेहद सामान्य ढंग से लेने की चेष्टा कर रहा था। देवराज चांद से कोहली की आंखें मिली। कोहली ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चांद ने हाथ में पकड़ी छेनी को वैन के दरवाजे की खिड़की पर लगे बुलेट प्रूफ शीशे के कोने में टिकाया और उसके ऊपर हथौड़े का जबरदस्त वार किया। तेज आवाज हुई। छेनी की जबरदस्त चोट पड़ने से लगा बुलेट प्रूफ शीशा अपनी जगह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। शिवराम की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। देवराज चांद शीशे के किनारे पर छेनी रख रख कर हथौड़े से उस पर वार करता रहा। अगले 5 मिनटों में ही शीशा टूटकर कुछ भीतर और कुछ बाहर आ गिरा। अगली 2 चोटों में खिड़की पर से पूरा शीशा गायब था। देवराज चांद ने छेनी हथौड़ा शिवराम को थमाया। शिवराम ने आगे बढ़कर उन्हें ट्रक के बाहर गैराज की कच्ची जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारे पास हथियार है? कहते हुए देवराज चांद ने सर्द निगाहों से सुरेश कोहली को देखा। सुरेश कोहली ने सिर हिलाया, सहमति में सिर हिलाया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर खिड़की से देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर लेकर अपनी जेब में डाली और बोला, खिड़की से बाहर निकलो। कोहली अपनी जगह से हिला। वो जानता था कि उसे बाहर आने को ही कहा जाएगा। खिड़की के छोटे से रास्ते से कोहली बाहर आया। उसे बाहर निकलने में शिवराम ने सहायता कर दी। ट्रक के फर्श पर आकर कोहली को लगा जैसे मुद्दत से वैन में बैठा हूं। शिवराम, तुम वैन के भीतर जाओ और देखो वो स्विच कहां हो सकता है। शिवराम वैन की खिड़की के रास्ते तुरंत वैन में प्रवेश कर गया। तुम, देवराज चौहान ने कोहली को देखा, किसी भी सूरत में ट्रक से नीचे नहीं उतरोगे। कोहली ने सहमति में सिर हिला दिया। और अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, कोहली ने शराफत से कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, वैन के पीछे का दरवाजा देखा है? हाँ। वो कैसे खुलता है? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। देवराज चौहान के दांत भिज गए। मैं सच कहता हूं, मुझे वैन के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने तो वैन को देखा भी तब था जब मैं उसके रवाना होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। तभी मैं भीतर बैठा था, कोहली ने कहा। देवराज चौहान कोहली को देखता रहा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो सच बोल रहा था। मैं तुम्हें बताता हूं कि वैन का पिछला दरवाजा कैसे खोला जाता है, देवराज चौहान बोला। उसमें चाबी लगाने का कोई छेद नहीं है, ना ही कोई और सिस्टम नजर आ रहा है। 2 पल्ले हैं जो कि बंद हैं। कैसे बंद हैं देखने पर मालूम नहीं होता, परंतु अगर जरा भी सोचा जाए तो मालूम हो जाएगा कि वैन के पीछे का दरवाजा रिमोट कंट्रोल द्वारा ही बंद होता और खुलता होगा। कह नहीं सकता। रिमोट कंट्रोल कहाँ है? देवराज चौहान कोहली को घूर रहा था। मैं नहीं जानता। तुम जानते क्या हो? देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। देवराज चौहान का धधकता चेहरा देखकर कोहली मन ही मन सहम उठा। मैंने पहले ही कहा है कि वैन की रवानगी के वक्त ही मुझे वैन के भीतर बिठाया गया था। न तो कोई बात जानने का वक्त था तब और ना ही करने का, कोहली ने धीमे स्वर में कहा। वैन के भीतर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात तो है ना? देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। मैंने देखे तो नहीं है, परंतु मेरी जानकारी के मुताबिक जवाहरात वैन के अंदर ही हैं। देवराज चौहान सख्त स्वर में कुछ कहने ही वाला था कि शिवराम वैन का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। देवराज चौहान से बोला, वैन ड्राइवर की सीट के नीचे स्थित था। अब वैन पर से ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम हट चुका है, तभी तो दरवाजा खुल चुका है। देवराज चौहान तुरंत वैन के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। दरवाजों के पल्लों को चेक किया, वो पहले की ही तरह बंद थे। ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम हट जाने से उन पल्लों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। शिवराम, देवराज चौहान वैन के अगले हिस्से में पहुंचा।
वैन के भीतर या मृत मृत ड्राइवर के पास कहीं रिमोट कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें वैन का पीछे का दरवाजा खुलता है जिससे वैन के पीछे का दरवाजा खुलता है। देखो, तलाश करो उसे। शिवराम की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। बिना कुछ कहे वैन के खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश करके रिमोट कंट्रोल ढूंढने में व्यस्त हो गया शिवराम। देवराज चौहान ने कोहली को देखकर सख्त स्वर में कहा, तुम खामोशी और शराफत से ट्रक के फर्श पर बैठ जाओ। कोहली ट्रक के फर्श पर बैठ गया। शिवराम वैन के अगले हिस्से में अपने काम में व्यस्त था। देवराज चौहान वैन का मुआयना करने लगा। रॉयल वॉल्ट की वैन भी कार्गो एजेंसियों के बख्तरबंद ट्रकों की तरह ही थी, जिस पर की वैन मौजूद थी। वैन ड्राइवर का केबिन अलग था और बीच में जरूरत के मुताबिक आधा फीट खाली जगह होने के पश्चात पिछले हिस्से में वैन का आर्म्स प्रूफ, बुलेट प्रूफ, 4 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा बॉक्स फिट था। देवराज चौहान ने वैन के नीचे सरक कर भी वैन के पीछे वाले बक्से को चेक किया। कोहली आराम से बैठा सब कुछ देख रहा था। ट्रक के बाहर मौजूद रजत सेठी को भी उत्सुकता भरी निगाहों से ट्रक के बाहर मौजूद रजत सेठी की भी उत्सुकता भरी निगाहें ट्रक के भीतर ही थी। 20 मिनट पश्चात शिवराम वैन से बाहर निकला। नहीं है। शिवराम ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। रिमोट कंट्रोल कहीं नहीं है। गलती पर तो नहीं हो? देवराज चौहान ने उसे देखा। नहीं, ऐसे कामों में मैं कभी लापरवाही नहीं करता, शिवराम ने विश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। अब क्या करोगे? नीचे खड़े रजत सेठी ने पूछा। तभी थोड़ा सा दरवाजा खुला और सुंदरलाल ने भीतर प्रवेश किया। उसके शरीर पर मैकेनिकों वाले कपड़े और हाथ में पैक खाने के 2 लिफाफे थे, जिन्हें रखकर वो बिना कुछ कहे पलटकर बाहर निकल गया। फिर मिनट भर बाद वापस लौटा तो वेल्डिंग का सिलेंडर और अन्य सामान उठाए हुए था, जो कि उसने एक तरफ रख दिया। और कुछ? सुंदरलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने उसे बताया कि उन्हें कौन कौन से औजार चाहिए। सुंदरलाल ने उन्हें वो औजार भी ला दिए। ठीक है, अब तुम जाओ सुंदरलाल, और बाहर का ध्यान रखो। मेरी जरूरत तो नहीं है? नहीं। तुम करना क्या चाहते हो? मालूम हो जाएगा, फालतू के सवाल मत पूछो। सुंदरलाल बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उस समय रात के 9 बज रहे थे। सबसे पहले उन लोगों ने खाना खाया। खाने के खाने में कोहली भी उनके साथ था। खाने के पश्चात सावधानी के तौर पर कोहली के हाथ पांव बांध दिए गए। कोहली किसी भी तरह का ऐतराज उठाने की स्थिति में तो था नहीं। फिर देवराज चौहान ने शिवराम और रजत सेठी को देखकर कहा, वैन के पीछे 4 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा जो बक्सा फिट है, वही बुलेट प्रूफ, आर्म्स प्रूफ है। उसी में हीरे जवाहरात मौजूद हैं अरबों के। यह औजार उठाओ और वैन के पिछले हिस्से में मौजूद बक्सों को खोल डालो, जो बड़े बड़े नट बोल्टों के दम दम पर टिके हैं। क्या? शिवराम और रजत सेठी दोनों ही चौंके। जल्दी करो, लेकिन फालतू की कोई बात मत करो। जो कहा है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। उसके बाद शिवराम और रजत सेठी ने कुछ नहीं पूछा और अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों ने सवा घंटा लगाया ये काम करने में। जो नटबोल्ट जाम हो गए थे, उन्हें वेल्डिंग की आग से गर्म करके काट दिया गया। इतना काम करने में ही दोनों थक गए थे। इतना काम करने में ही दोनों थक गए थे। अब 4x8 का आर्म प्रूफ बक्सा, जो कि वैन के पीछे मौजूद था, वो अब आजाद था। यानी कि उसे वहां से उठाकर कहीं और भी रखा जा सकता था। परंतु वो स्टील का बॉक्स बहुत भारी था, उठाना आसान नहीं था। देवराज चांद वही मौजूद कबाड़ में से 2 लंबी पाइपें तलाश कर लाया और ट्रक के फर्श पर बिछा दी। उसके बाद देवराज चांद, रजत सेठी और शिवराम ने मिलकर किसी तरह उस भारी बॉक्स को उतार कर पाइपों पर रखा और पाइपों पर ही उसे सरका सरका कर ट्रक के बाहर कच्ची जमीन पर ले आए। इतने में ही वो तीनों बुरी तरह हांफने लगे थे। 10 मिनट वो अपनी सांसें ही संयत करते रहे। अब ट्रक के भीतर खड़ी वैन का ड्राइविंग का हिस्सा सलामत था और पीछे का हिस्सा खाली था।
पीछे के टायर और चेसी ही मौजूद थे जिस पर आर्म्स प्रूफ वो बक्सा फिट था। कोहली हैरानी से बंधा पड़ा उन लोगों की कार्रवाई देख रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर शिवराम से बोला, वेल्डिंग गैस ऑन करो और उसकी आग ट्रक की साइडों पर लिखे एयर इंडिया कार्गो पर लगाकर उसे साफ कर दो। शिवराम ने असमंजसता भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। इससे क्या होगा? देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से शिवराम को देखा तो शिवराम बिना कुछ कहे अपने काम में व्यस्त हो गया। अगले 10 मिनटों में ही वेल्डिंग की तेज आग से ट्रक के दाएं बाएं लिखे एयर इंडिया कार्गो के शब्दों को हटा चुका था। अब वहां पेंट भी नहीं था। वह हिस्सा जैसे जला हुआ सा काला नजर आ रहा था। ये काम करके शिवराम ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। अब ठीक इसी तरह वेल्डिंग की आग से वैन के पीछे से जुदा किए गए आर्म्स प्रूफ बॉक्स को बाहर से जलाकर उसका सारा नीला पेंट उतार दो। प्राइवेट वॉल्ट लिखा हुआ भी जलाकर हटा दो। इसमें ऐसा कुछ भी न रहे कि यह वॉल्ट रॉयल वॉल्ट की वैन के पीछे वाला बॉक्स लगे। शिवराम देवराज चौहान के कहे मुताबिक काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान रजत सेठी के पास पहुंचा। ट्रक के पीछे का दरवाजा बंद कर दो। रजत सेठी ने ट्रक के भीतर जाकर ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद तुम्हें इस ट्रक को यहां से बाहर ले जाकर कहीं भी दूर छोड़ आना है। क्या? सेठी चौंका। जवाब में देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। रजत सेठी अब रह रहकर सूखे होंठों पर जीभ फेर रहा था। आधे घंटे बाद शिवराम ने अपना काम निपटाया। अब वैन से उतारे गए बॉक्स की यह हालत थी कि वो हर तरफ से जला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो आग में से गुजरा हो। उसका नीला रंग तो कहीं कहीं बचा ही नहीं था और ना ही अब वो रॉयल वॉल्ट की वैन का बॉक्स लग रहा था। देवराज चौहान ने उसे देखकर हर तरफ से तसल्ली की। चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं रोक रहे हैं। मजेदार जगह पर पहुंची हुई ये कहानी, रुकने का मन नहीं कर रहा था। खैर, मैं तो सचमुच ही देवराज चौहान की इस ट्रिक पे बहुत हैरान। बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया है। हो सकता है आपको समझ में आई हो कि ना। यानी अब उन्होंने सिर्फ उस एक, अगर वो ट्रक हट जाएगा उसके अंदर वैन पड़ी हुई है, इनके पास एक जला हुआ बॉक्स है, सब ने अपनी अपनी शक्लें बदल लेनी है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कोई नहीं पहचान सके कौन है, भले पुलिस भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। सिर्फ एक देवराज चौहान को जानते हैं। वो हट जाएगा, अगर मान लो कहीं छुप जाए या हट जाए तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि ये क्या एक बॉक्स पड़ा हुआ। ठीक है, स्कीम सही लगाई है। चलिए, आपके कमेंट्स के उत्तर दे दूं और फिर इस एपिसोड को फटाफट अपलोड करूं। हर्षल दोपारे जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, आपने तो बॉम्बे फोड़ दिया आज ये सुनकर कि शायद चैनल का ये आखिरी कहानी हो। सुनकर बड़ा झटका लगा। मेंबरशिप की बात भी सुनी। अगर आपकी मेंबरशिप किफायती दामों पर है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप चैनल बंद करने की बात मत कीजिए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाई जी। हाँ, आपको आज 27 तारीख है मेरे ख्याल से। हाँ, आज पोस्ट कर देंगे हम इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ही किफ़ायती जो यूट्यूब सबसे मिनिमम दे रहा है ना, हम वही रखेंगे। और उसमें भी दिक्कत मैंने पहले बताया कि हमारे पास अपना कोई लिंक नहीं है और हम अपना कोई भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। सिंपल सी बात है। खैर, अभी थोड़ी देर में इस वीडियो के थोड़ी देर बाद आपको वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जैसा भी मन हो आप बना लीजिएगा। हम 1 नवंबर से शुरू करेंगे, 2 नवंबर से। ठीक है, तो तब तक ये कहानी पूरी हो जाएगी और फिर हम 2 नवंबर संडे से शुरू करेंगे अपनी मेंबरशिप प्रोग्राम। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई कहानी बहुत जबरदस्त है, शुक्रिया भाई। आप कैसे हेल्प चाहते हो खुलकर बताओ। जी भाई जी, अभी बताते हैं थोड़ी देर में। कृष्णा बहन कह रही हैं, बढ़िया उपन्यास है। डकैती तो बढ़ गई, लेकिन वैन से जेवरात बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ड्राइवर तो मर गया, दूसरे व्यक्ति को कुछ आता नहीं है। उत्सुकता बनी रहेगी। यही तो जानने के लिए मैं भी काफी देर तक सोचता रहा कि मुझे लगा कि कैसे काट देंगे। मुझे तो लगा कि ये वही लीप ऑफ फेथ हो जाएगा राइटर का कि एक चीज जो आर्म्स प्रूफ और
फायर प्रूफ, आर्म प्रूफ है जो ये क्या था, इसमें जितनी भी खासियतें हैं। तो वैसे गैस कटर से कट जाएगा, हैरानी है मुझे। लेकिन शीशा खोलने वाला दिमाग बड़ा सही लगाया उन्होंने, किसी मिस्त्री से सहायता ली होगी। शीशा भले बुलेट प्रूफ हो, लेकिन उसकी जो जहां से वो जुड़ा हुआ है वो बुलेट प्रूफ नहीं है, वो तो छेनी हथौड़ा प्रूफ नहीं है। सही दिमाग लगाया। और वैसा ही दिमाग अब इन्होंने लगा लिया है, उस बक्से को निकाल कर अलग कर लिया है। बाकी का सारा बाहर का, जैसे जैसे मान लो आप कभी कोई अमेजोन से कोई ऑर्डर वॉर्डर मंगाओ तो जैसे फोन का कवर मंगाया आपने तो कवर निकाल लिया, बाकी का गत्ता वत्ता सब फेंक दिया। वही किया इन्होंने इस वक्त। खैर, अगले भाग में क्लियर हो जाएगा। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, रजत सेठी को 20 लाख ले लेनी चाहिए थे, इसके साथ वही कहावत लागू होगी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। नहीं भाई जी, देखो हर एक चीज में ना रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो उस बंदे ने रिस्क लेना जरूरी समझा। आप होते उसकी जगह तो आप 20 लाख लेकर चले जाते, बताना मुझे। यानी मैं आपको उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज से नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कोई आदमी आपको कहे कि यार अगर तुम्हारा 10 मिनट और साथ दे तो 20 लाख तो तेरे पक्के हैं ही हैं, और भी मिल जाएगा। तो क्या करेगा आदमी। खैर, विजय भाई जी कह रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। जी हाँ भाई जी, हम भी कोशिश यही कर रहे हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि सहयोग कर सकें। आप बताइएगा, हम सक्षम हुए तो अवश्य प्रयास करेंगे, क्षमता के अनुसार प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जी हाँ भाई जी, बस उतनी ही यू नो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा आपके पास। फिर हम बात करेंगे उस पर, अभी हमारे पास हैं कुछ दिन। विजय भाई ने एक और कमेंट लिखा है, एक बार बता दीजिए कितना कितना करना होगा, उसके बाद हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम भी सहयोग कर सकें। आपकी बात भी सही है कि खर्चा तो होता ही ऐसे कामों में, कितना प्राइस रखना है ये बताइएगा। और उपन्यास बहुत बढ़िया है। ये उपन्यास अगले एपिसोड का इंतजार भी रहेगा, देखते हैं क्या होता है। योजना तो सफल हो गई, अब उन दोनों को भी खैर नहीं जो पीछे लग रहे थे, क्योंकि थापर के बंदे उनके पीछे लग चुके। हाँ, ये बड़ी सही बात आपने नोट करवाई। मतलब वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट था कि थापर पूरी फील्डिंग लगाए हुए इनके पीछे। इसमें ना दो तीन चीजें मुझे भी जो अच्छी लगी, जैसे राजन सकोलिया की इज्जत उतारी उसने जब वानखेड़े ने, मुझे बड़ा सही लगा वो। मतलब वो अपने आप को अलग ही गुंडा बना घूम रहा है, हैं? एक तो उसका यानी इतना जबरदस्त कैरेक्टराइजेशन किया हुआ था, और वो उतरकर उनसे झगड़ने पड़ गया, जबकि उसके पहले झटके में दिमाग में आना चाहिए था कि मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये कैसे वो थे कि आगे आगे दूल्हा पीछे पीछे बारात, जबकि जो भी कोई सिक्योरिटी देते हैं वो दो गाड़ियां आगे दो गाड़ियां पीछे रखते हैं, कि दोनों तरफ से वो आगे आगे चलती जा रही है वैन, और पीछे सारे लाइन लगाकर चले हुए हैं जी। बीमा वाला भी, वॉल्ट वाला भी, सिक्योरिटी वाला भी, पुलिस वाले भी। खैर, अगले एपिसोड में मुझे लग रहा है क्लियर हो जाएगी कहानी। और नहीं, एपिसोड तो काफी बच जाएंगे अभी, कुछ ना कुछ होना बाकी है अभी इसमें। चलिए, सूरज कुमार जी कह रहे हैं, थैंक यू वेरी नाइस सर, थैंक यू जी। दिनेश कुमार भाई जी कह रहे हैं, देवराज चौहान की कुछ बातों से शिक्षा मिलती है कि किसी का हिस्सा मारना नहीं चाहिए। कुछ बातों से क्या भाई जी, सारी बातों से ही शिक्षा मिलती है। वाकई किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहिए। और हालांकि उसको देखो कितनी वो लगी हुई है कि मैंने वो जो गजाला से लड़ने के लिए बनाना है। तो मान लो 100 अरब हो इसके अंदर, तो अगर वो बांट देता है तो चार लोग हैं, 25-25 अरब आते हैं। मान लो देवराज चौहान के दिमाग में आए यार कि इनको ना दूं या कम दे दूं, तो मैं 90 अरब रख लेता हूं, इनको 10 अरब में ही टरका दूं। वो इनके लिए बेचारे हमारे जैसे ही हैं, ये इनके लिए इतना ही बहुत था। अरब क्या, करोड़ भी बहुत है, करोड़ क्या, लाख ही बहुत होते हैं इनके लिए तो। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, सबको बराबर दूंगा। यानी वो बाकी का काम आगे करने के लिए तैयार है। बेईमानी उसी के आदमी के मन में आती है जो आगे काम करने के लिए तैयार नहीं होता।
सूरज कुमार जी ने फिर एक और कमेंट किया है, थैंक्स वेरी नाइस सर, थैंक यू जी। अच्छा, ये दौलत खतरे में सुन रहे हैं तो उसी के ऊपर धड़ाधड़ कमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। सुनील कुमार जी कह रहे हैं, विक्रम सो जो कारमा चल पड़ा है उसे मत रोकना, हम तहे दिल से आपके साथ हैं। धन्यवाद भाई जी। दिव्यांशु सिंह जी कह रहे हैं 2014 में पढ़ा था ये उपन्यास, 100 माइल्स, अच्छा थैंक यू। अमिताभ भारती, जय हिंद, थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स एंड थैंक्स फॉर द अपलोड। आपका कमेंट नहीं बदला कभी, चलो धन्यवाद। ममता रावल जी ने बहुत लंबा कमेंट लिख दिया यार, क्या लिखा है। हेलो गुरुजी, मैं दिन में 4 एपिसोड सुन पाती हूँ, आप तो बहुत आगे निकल गए। मतलब मैं आपकी स्पीड कब मैच कर पाऊंगी? आपने हमारे कमेंट्स का जवाब दिया, थैंक्स, थैंक यू। उस समय नॉर्मल किराए पर लेती थी 1 रुपए में, घर में मम्मी पापा को पता ना चले इसलिए ऊपर से कवर चढ़ाकर उसे गाइड बना देते थे। हाँ, सही कहा, सही सही कहा आपने। हाँ, या फिर मैं तो तकिए के अंदर ही रख देता था, ठीक है। तकिया, मेरी माँ हर दूसरे दिन कहती है, "ये फट कैसे जाता है?" उसने जैसे सीना में फिर ब्लेड मार देना उसके ऊपर की जरा सा, तो उसके अंदर, क्योंकि वो ना अ, जब वो जो रुई होती है ना उसका थोड़ा ज्यादा उपयोग हो जाए ना तो उसके थोड़े बड़े बड़े वो लोथड़े से बन जाते हैं, उनके अंदर ना इजीली एहसास नहीं होता कि कुछ पड़ा हुआ है। खैर, उसे गाइड बना देते थे। मम्मी हमारी कहती थी कि इतना क्यों पढ़ती रहती हो। हाँ, और बाद में कहते थे, भाई सारा दिन पढ़ता रहता है, नंबर तेरे 10 ही आने हैं, क्या कर रहा है, खड़ा हो जाके ये काम करके आ। ये सही कहा आपने। सुनी थी जो, और दूसरी ऑडियो बुक जो सुनी थी वो तलाश थी, लगता नहीं, क्या कहा है आपने? और दूसरे ऑडियो बुक सुनी थी जो, वो तलाश थी लगता है, और तलाश खत्म हो गई, अब हमें आपकी सॉलिड आवाज में ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगी, मेरी तो टेंशन दूर हो गई है। और आपके देवराज सीरियल सारे ही नॉवल बहुत सुपर कलेक्शन है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। मैंने, ममता जी, आपकी बात पूरी पूरी समझ ली है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। सूरज कुमार जी फिर कह रहे हैं धन्यवाद। सुखदीप सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, धन्यवाद भाई जी। चलिए, मैंने ये कर दिया है इसे कंप्लीट, और ये बहुत जल्द आप तक पहुंच रहा है, और साथ ही आप तक पहुंच रही है वो मेंबरशिप की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो। आप उसे हो सके 2-3 बार देख लीजिएगा ठीक से समझने के लिए। फिर भी कोई शक रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए, मिलते हैं इसके अगले भाग में। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आए, लेकिन सुबह तक ही आ पाएगा अब दोबारा, है ना। तो क्योंकि मंडे है, आज तो जाकर गर्दन फंस जानी है, और पता नहीं कब निकलेगी। जैसे ही निकलेगी वापस आ जाऊंगा। चलिए, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम।